फोड़ दिया। एक एल्डर इतना डर गया कि वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला था। आर्यन, ये सब बुर्जुर्ग सर्गेश्वर और सुप्रीम एल्डर की गलती है। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। बाकी लोग भी जल्दी से घुटनों पर बैठ गए और दया की भीख मांगने लगे। आर्यन, कृपया हमारी जान बख्श दो। एक अन्य एल्डर बोला, आर्यन, तुम्हें जल्दी दक्षिण तरंग महाद्वीप लौटना चाहिए। पितृराज दक्षिण तरंग महाद्वीप को तबाह करने गया है। उसने बहुत से शक्तिशाली लोगों को इकट्ठा किया है केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने के लिए। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। उसने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ा। क्या कहा तूने? एल्डर ने तुरंत कहा, पितृराज 100 से अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को ले गया है। वे दक्षिणी क्षेत्र पर हमला करने गए थे। अब शायद हमला शुरू हो चुका होगा। पितृराज, आर्यन ने जोरदार गर्जना की। उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं। अमर महल कांप उठा। महल के दर्जन भर एल्डर आर्यन की आभा से तुरंत कुचल गए। उनके आंतरिक अंग मांस के लोथड़े में बदल गए। सब तुरंत मारे गए। आर्यन ने सोचा था कि पितृराज अभी भी अमृतद्वीप में है, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया था। उसने तुरंत चिल्लाया, टेलीपोर्टेशन द्वार सिस्टम सूचना उपयोग नहीं किया जा सकता। अभी टेलीपोर्टेशन द्वार ऊर्जा से भर रहा है। तेरी तो, आर्यन ने गाली दी। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। बधाई हो आर्यन, तुमने ए ग्रेड गगनयान की खोज की है। क्या तुम इसके मुख्य मस्तिष्क से जुड़ना चाहते हो? ये बहुत अचानक था। आर्यन ने एक गहरी सांस छोड़ी और तुरंत कहा, जुड़ो। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। टेलीपोर्टेशन द्वार अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। चाहे वो कितना भी तेज हो, दक्षिण तरंग महाद्वीप तक पहुंचने में उसे 1-2 दिन लग जाते। ब्रह्मवीर स्तर के योद्धाओं के लिए 1-2 दिन दक्षिण तरंग महाद्वीप को मृत क्षेत्र में बदलने के लिए काफी थे। उसके बोलते ही उसका दिमाग जैसे खाली हो गया और उसकी चेतना डूब गई। उसने अचानक जोर से चिल्लाया। आर्यन ने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तरह तरह की शक्तियां उसके दिमाग में उमड़ रही थीं। उसकी चेतना की शक्ति भी लगातार निकल रही थी, जो गगनयान के मुख्य मस्तिष्क से जुड़ रही थी। दग्धात्मा हैरान था। लड़के, तू मौत को बुला रहा है, मुख्य मस्तिष्क से जुड़ रहा है। क्या तू इस गगनयान की शक्ति को सहन कर सकता है? आर्यन का सिर फटने की कगार पर था। मुख्य मस्तिष्क से जुड़ने का मतलब था कि वह अपने विचारों से गगनयान को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इस गगनयान के मुख्य मस्तिष्क की शक्ति इतनी सघन थी कि यह प्रक्रिया अत्यंत दर्दनाक थी। अगर वह इसे सहन नहीं कर पाया तो वो टूट जाएगा। मास्टर, क्रिम्सन ड्रैगन ने आर्यन की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति आर्यन के दिमाग में प्रवेश नहीं कर सकी। ये विचार शक्ति का सम्मिलन था जिसके खिलाफ रक्षा असंभव थी। जरूरत नहीं, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आर्यन दर्द से जमीन पर लौट रहा था। उसने अपने दांत इतने जोर से कसे कि वे टूटने की कगार पर थे। उसे इसे सहन करना था। बस मुख्य मस्तिष्क को नियंत्रित करके ही वो जान पाएगा कि इस गगनयान को कैसे उड़ाना है। ये गगनयान धरती पर करोड़ों सालों से था, लेकिन आज तक कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सका, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता था। इसे नियंत्रित करने की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन आर्यन उन सब से अलग था। उसे दर्द की परवाह नहीं थी। आर्यन को अपना दर्द कभी डराता नहीं था। दर्द ही उसे अपनी कमजोरी का एहसास कराता था, और ये दर्द ही उसे और मजबूत होने की प्रेरणा देता था। दर्द के माध्यम से ही वो खुद को स्पष्ट रूप से देख पाता था। आर्यन के शरीर की हर नस उभर आई थी। उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था और पूरा शरीर लाल हो चुका था। ये दर्द अब तक का सबसे भयानक दर्द था जो उसने कभी सहन किया था। सभी ड्रैगन चिंतित थे। पूर्वज रुद्रदेव भी घबराए हुए थे। वे आर्यन को रोक नहीं सकते थे क्योंकि वे उसकी प्रकृति को अच्छी तरह जानते थे। जब वो कुछ ठान लेता था तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। लड़के, तुझे इसे सहन करना होगा, रुद्रदेव ने मन ही मन कहा। दग्धात्मा हैरान था। ये लड़का दिलचस्प है। प्रत्येक सेकंड 1 साल की तरह बीत रहा था। पूरा 10 मिनट गुजर गया। आर्यन को लगा जैसे वह 10,000 बार मर चुका हो। उसका दिमाग दर्द से सुन्न हो गया था। अंततः सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो आर्यन, गगनयान के मुख्य मस्तिष्क से सफलतापूर्वक जुड़ने के लिए बधाई। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक ए ग्रेड गगनयान मिला है। शस्त्र, दिव्य गगनयान। स्तर, इटर्नल लेवल 1। ऊर्जा, इटर्नल लेवल 1। हमला, 0 उपकरण जोड़ा जा सकता है। रक्षा, इटर्नल लेवल 1। विवरण, यह एक गश्ती युद्धपोत है जिसमें हमला शक्ति शामिल नहीं है। विवरण 2, ये गगनयान ऊर्जा को अवशोषित कर इसे उड़ान के लिए ऊर्जा में बदल सकता है। विवरण 3, मुख्य मस्तिष्क गगनयान को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। विवरण 4, अज्ञात। सिस्टम में गगनयान के गुणों की एक श्रृंखला प्रकट हुई, लेकिन आर्यन इससे नाखुश लग रहा था। जब सब कुछ इटर्नल रैंक पर है तो हमला 0 क्यों है? ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। अगर हमला भी किया जा सकता तो पितृराज की सेना उसके सामने कुछ भी नहीं होती। लेकिन हमले के गुण में उपकरण जोड़ा जा सकता है। शब्द देखकर आर्यन का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, क्या मैं इसमें अमर शक्ति तोप जोड़ सकता हूँ? अगर चारों अमर शक्ति इसमें जुड़ जाएं और तब हमला करें तो ये कितना विनाशकारी होगा। फिलहाल इसकी चिंता नहीं करते।
आर्यन के विचार हिले। मुख्य मस्तिष्क के नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करो। उसके दिमाग में एक युद्धपोत नियंत्रण इंटरफेस प्रकट हुआ। इसमें विभिन्न नियंत्रण बटन और यान के अंदर की स्थिति का विवरण था। ओह, यहाँ कोई बंदी है, दरवाजा खोलो। आर्यन ने तुरंत यान को कारागार का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। ये एकांत कक्ष है और यहाँ कुछ लोग हैं। ये कौन है? उसने आदेश दिया, एकांत कक्ष खोलो। ये जगह लगता है पितृराज यहीं बैठकर साधना करता था। यहाँ अमर ऊर्जा सबसे सघन है। ये तालाब क्या है? यह विशेष शक्ति क्यों उत्सर्जित कर रहा है? अब आर्यन का गगनयान पर पूर्ण नियंत्रण था। कुछ भी उसकी नज़रों से नहीं बच सकता था। फिर उसकी नज़र एक स्थान पर टिक गई और उसने आदेश दिया, लक्ष्य दक्षिण तरंग महाद्वीप चलो। उसी समय लाखों जंगली जानवरों की गर्जना की तरह ध्वनि गूंजी। आकाश जैसे फटने वाला था। नक्षत्र नगर का पूरा आसमान कांप रहा था और पूरा शहर थरथरा रहा था। ये उड़ गया, ये उड़ गया, अमर महल उड़ गया। तीव्र लपटों की चमक के साथ गगनयान बाहर निकला और पलक झपकते ही गायब हो गया। उसी पल नक्षत्र नगर के आसपास की अमर ऊर्जा बेहद पतली हो गई, यहाँ तक कि दक्षिण तरंग महाद्वीप से भी पतली। अनगिनत योद्धा अब उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे थे। अमरद्वीप 5 महान क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली स्थान इसलिए बना था क्योंकि ये गगनयान यहाँ था। ऑटो मोड। आर्यन ने नियंत्रण मुख्य मस्तिष्क को सौंप दिया और खुद बाहर निकल आया। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। जैसे ही आर्यन मुख्य मस्तिष्क से बाहर निकला, व्यासदेव धीरे धीरे चलते हुए हॉल में पहुंचे। आर्यन को देखकर वो हंसते हुए बोले, हा हा लड़के, तू सच में असाधारण है। आर्यन एक पल के लिए चौंक गया और फिर उत्साहित होकर बोला, तो बूढ़े आदमी, तुम अभी जिंदा हो। लेकिन तभी हॉल के बाहर से एक और आवाज़ सुनाई दी, किसने अमर महल को इस हाल में किया? कौन है जिसे मरने की इच्छा है? ये वादान की आवाज़ थी। उसके बगल में चलता शरभंग भी गुस्से से भरा था। लगता है बुजुर्ग सर्गेश्वर और शून्य शिकारियों की गैर मौजूदगी में किसी ने महल में घुसपैठ की और हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वादान और शरभंग दोनों पिछले कुछ वर्षों से गुप्त कक्ष में ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अचानक वादान ने महल के प्रवेश द्वार पर व्यासदेव को देखा। उसकी नज़रें गहरी हो गईं। वो तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए बोला, व्यासदेव, तू अभी भी जिंदा है? तो पूरे मज़े किया ना कैद खाने में। आर्यन आगे आया और वादान को ठंडी मुस्कान के साथ देखा। वादान, तू कैसा है? उसे देखते ही वादान का चेहरा ठंडा हो गया। आर्यन। शरभंग की आंखें दुष्ट हो गईं। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सिंह परिवार के कचरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तूने ही अमर महल की ये हालत की? आर्यन हल्के से हंसते हुए बोला, अंदाजा लगाकर देख। उसे नहीं पता था कि वादान अब भी अमर महल में था। ये उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। उस समय दक्षिण तरंग महाद्वीप में अगर ये दोनों ना होते तो पूर्वज रुद्रदेव घायल ना होते और सिंह परिवार के इतने शिष्य मरे ना होते। आर्यन ने उन्हें चंचल नजरों से देखा। वादान हंसा और बोला, लगता है तूने आज कुछ ज्यादा ही पी ली है जो तू यहाँ मुंह उठाकर आ गया। आज मैं तुझे खुद अपने हाथों से नर्क के दरवाजे पर भेजूंगा। उसे आर्यन का शक्ति स्तर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। शरभंग ने कहा, भाई वादान, इस तरह के कचरे को मुझे सौंप दो। तुम अब एक स्वर्गवीर हो। इस कचरे को मारने से तुम्हारे रुतबे में कमी आएगी। ये कहते ही शरभंग ने जोर से छलांग लगाए। उसकी तलवार आर्यन की भौहों के बीच की ओर थी। कमीने, मर जा। आर्यन बिना हिले अपनी जगह खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
ये देखकर व्यासदेव को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन अगले ही पल तलवार आर्यन की 2 उंगलियों के बीच फंस गई। उसने अपनी उंगलियों से हल्का सा जोर लगाया और तलवार चकनाचूर हो गई। आर्यन ने खड़े खड़े हाथ हिलाया और तलवार के टूटे हुए टुकड़ों में से एक पकड़ा और उसी से शरभन के गले को चीर दिया। तो क्या कह रहा था अभी तू? यह इतना तेज था कि वहां मौजूद किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। आर्यन ने वादान की ओर उंगली हिलाई और हंसते हुए कहा, स्वर्गवीर स्तर के महान देव, अब तेरी बारी है। वादान की आंखें काली हो गईं। आर्यन, चाहे तू कितना भी शक्तिशाली हो जाए, तू मेरे सामने कुछ नहीं है। चाहे तो मैं तुझे एक उंगली से मार सकता हूँ। उसके हिसाब से आर्यन ने इन सालों में चाहे कितनी भी शक्तियां बढ़ा ली हो, वो एक स्वर्गवीर कभी भी नहीं बन सकता था। वो शुरू से ही अमर महल में एकांत में बैठा शक्तियां बढ़ा रहा था और आर्यन जैसे एक दक्षिणी क्षेत्र के लड़के का उसे पार करना असंभव था। लेकिन तभी आर्यन की आकृति गायब हो गई और हवा में एक आवाज गूंजी, उस वक्त तूने मेरे लोगों को छुआ था, आज मैं तेरी आत्मा तक को नष्ट कर दूंगा। आकाश से एक जोरदार दबाव आया जिसने वादान को पल में जमीन पर कुचल दिया। उसके मुंह और कानों से खून बहने लगा, उसका पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था और चेहरा पीला पड़ गया। मौत के फरिश्ते जैसा आर्यन उसके सामने खड़ा था। वह कांपते हुए बोला, असंभव, असंभव, तू मुझसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। उसी पल व्यासदेव तेजी से आर्यन के पास आया और बोला, आर्यन, इसे मत मार, ये पितृराज का पोता है। पितृराज का पोता? व्यासदेव की बात सुनकर आर्यन चौंक गया। न केवल आर्यन बल्कि खुद वादान भी हैरान था। उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। व्यासदेव को भी ये बात संयोगवश पता चला थी। अमर महल में बहुत कम लोग थे जो इस बारे में जानते थे। आर्यन ने अपनी शक्तियां वापस खींच ली और हल्के से कहा, ठीक है, फिर मैं तुझे अभी जीने देता हूँ। वादान ने व्यासदेव की ओर देखा और बोला, व्यासदेव, तूने अभी क्या कहा? मैं सुप्रीम एल्डर का पोता हूँ। ये असंभव है, मुझे तो इसका पता भी नहीं। व्यासदेव ने कहा, ऐसी कई बातें हैं जो तुझे नहीं पता। क्या तुझे लगता है कि इन वर्षों में तूने अपनी मेहनत से शक्तियां बढ़ाए? ये सब पितृराज की मदद की वजह से है। वादान अवाक रह गया। उसे कभी नहीं लगा था कि वो पितृराज का पोता है। इस दौरान दक्षिण तरंग महाद्वीप में सिंह साम्राज्य के आकाश में एक के बाद एक विस्फोट गूंज रहे थे। महाराज नील अजगर नगर का कवच टूट चुका है। महाराज अमर महल की सेना शहर में घुसने वाली है। अब क्या करें? महाराज लाल पक्षी नगर की रक्षा टूट चुकी है। महाराज 2 बेहद शक्तिशाली योद्धा शहर में घुस चुके हैं। सिंह साम्राज्य की नींव चारों तरफ से 4 नगरों के तौर पर रखी गई थी और मुख्य शहर केंद्र में था। चारों नगर सिंह साम्राज्य के 4 स्तंभ की तरह थे और अब उनके लगातार टूटने की खबर आ रही थी। ये सुनकर नंदीश सिंह की आंखें निर्जन हो गई और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया है, सब खत्म। सिंह साम्राज्य का अंत हो गया। पिताजी कहाँ है? नंदीश सिंह का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे कभी नहीं लगा था कि अमर महल के लोग हमला करेंगे और वह भी धरती के शीर्ष योद्धाओं के साथ। वे इतने ताकतवर थे कि उनका मुकाबला असंभव था। सिंह साम्राज्य का उनके सामने टिकने का कोई सवाल ही नहीं था। सिंह सेना उनके सामने कुछ भी नहीं थी। एक सैनिक ने कहा, ग्रैंड एल्डर कुछ शिष्यों को लेकर सफेद बाग नगर में उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। महाराज, पीछे हटना चाहिए। नंदीश सिंह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, पीछे हटें? कहाँ? हमारे पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं है और सिंह परिवार के लोग कभी पीछे नहीं हटते। चलो अब देखते हैं कि ये अमृतद्वीप की सेना कितनी महान है। नंदीश सिंह के शरीर से एक ड्रैगन की भयानक गर्जना निकली। उसके पूरे शरीर पर ड्रैगन स्केल्स उभर आए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, महल के सभी सैनिक मेरे साथ युद्ध में चलो। उसके बोलते ही महल के बाहर खड़े सैनिक चौंक गए, लेकिन अगले ही पल वो सभी बिना हिचकिचाए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। मारो! नंदीश सिंह ने मन ही मन कहा, आर्यन, मैं तेरे दिए गए सिंह साम्राज्य को कभी नहीं हारने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ड्रैगन स्केल्स में सजा नंदीश सिंह एक डीमन बीस्ट पर सवार हुआ और गर्जना की, मारो! काल कछुआ नगर में आग की लपटें आसमान को छू रही थीं। लपटों के बीच एक बेहद ठंडी बर्फ थी। ये आग और बर्फ का संयोजन था। पलक झपकते ही अमृतद्वीप के योद्धा जो आगे बढ़ रहे थे रुक गए। वुल्फ गॉड, भाला इन कुत्तों को भेद दो। स्नो वाइट और आइस फायर दोनों डिवाइन बीस्ट काल कछुआ नगर की रक्षा कर रहे थे। अब दोनों बड़े हो चुके थे। आइस फायर का शरीर विशाल हो गया था, जगह जगह ड्रैगन स्केल्स चमक रहे थे। उसके एक पंख से आग की गर्म लपटें निकल रही थी, जबकि दूसरे से ठंडी बर्फीली। वास्तव में वो अब एक असली ड्रैगन में परिवर्तित हो रहा था। स्नो वाइट का शरीर काली लपटों से ढका था, जैसे कि वो नरक का शिकारी कुत्ता हो। आओ तुम सब कमीने, यहाँ आओ। क्या अमृतद्वीप के लोग इतने महान हैं? स्नो वाइट ने गुस्से में चिल्लाया। काली लपटें और भी उग्र हो गईं। एक के बाद एक वुल्फ गॉड भाले नीचे गिरे, जिसने कई अमृतद्वीप योद्धाओं को छलनी कर दिया। यह अत्यंत क्रूर था। दादाजी, तुम पहले पीछे हटो, हम इन्हें रोकेंगे, रूबी ने कहा, जिसके शरीर से फीनिक्स शक्ति निकल रही थी। वाणी ने हवा में एक पकड़ बनाई और एक लंबा भाला निकाला।
एक छलांग के साथ वो एक ऊंची मीनार पर पहुंची और आसमान में एक योद्धा पर भाला फेंका। मेघतारा और वर्षा भी अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रही थीं। चारों सीमाओं पर पूरा सिंह साम्राज्य प्रतिरोध कर रहा था, लेकिन अमृतद्वीप के योद्धाओं की तुलना में उनकी शक्ति बहुत कमजोर थी। उसी पल आसमान में एक विस्फोट गूंजा। सर्गेश्वर गुस्से में था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम सारे कचरे के टुकड़े 2 जानवरों को भी नहीं हरा सकते। तुम जैसे कचरों का क्या फायदा, सब हट जाओ। सर्गेश्वर ने आइस फायर और स्नो वाइट को घूरा और ठंडी हंसी हंसी। तुम दोनों तो आर्यन के पालतू हो ना, तू कमीने है कौन? मेरे मास्टर का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? स्नो वाइट ने क्रूरता से कहा। उसका लहजा बेहद घमंडी था। सर्गेश्वर की आंखों में खूनी चमक उतर आई। वो गंभीर स्वर में बोला, जैसा मालिक वैसा जानवर, अब मरो। उसकी दिव्यवीर शक्तियां किसी पर्वत की तरह उमड़ी और ये सीधे आइस फायर और स्नो वाइट को कुचलने लगी। वे अपनी जगह पर जड़ हो गए। दक्षिण तरंग महाद्वीप में वो राजा थे, लेकिन अमृतद्वीप की शक्ति बहुत प्रचंड थी। साधारण योद्धाओं से निपटना ठीक था, लेकिन वो एक दिव्यवीर से मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उनमें से किसी ने घुटने नहीं टेके। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ हंसे। दूसरी ओर अब जारीफ भी युद्ध में उतर चुका था। उसने सीधे रूबी की फीनिक्स शक्तियों को दबा दिया और अश्लील हंसी के साथ कहा, मुझे आर्यन की सारी लड़कियां चाहिए। हा, तुम सब मेरे खिलौने बनोगी। जारीफ के शरीर से भी दिव्यवीर स्तर की आभा निकल रही थी, और जहां भी उसका दबाव गिरा सब कुछ ढह गया। ऐसी महाशक्तियों के सामने सिंह साम्राज्य का अब तक टिक पाना वास्तव में एक चमत्कार ही था। दक्षिण तरंग महाद्वीप और अमृतद्वीप में कोई तुलना नहीं थी। क्या ये खत्म हो गया? क्या सब खत्म? सबके दिल डूब रहे थे। उन महाशक्तिशाली योद्धाओं के सामने वे शक्तिहीन थे। सर्गेश्वर ने ठंडी हंसी हंसी। मरने वाले हो और अभी भी हंस रहे हो, नरक में जाओ। उसने अपनी हथेली से स्नो वाइट और आइस फायर पर जोरदार हमला किया, लेकिन अचानक एक काली ब्लेड ने उस हथेली को बीच से चीर दिया और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सर्गेश्वर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने सर्गेश्वर को गहरी नजरों से घूरा और बोला, वो सही कह रहे हैं, तू हमारे मास्टर का नाम लेने लायक नहीं है। क्या तू इतनी जल्दी भूल गया कि उसने तुझे कैसे धोया था? ये कोई और नहीं बल्कि एजकांत था। उसने सर्गेश्वर के सारे दबाव को एक झटके में खत्म कर दिया। इससे पहले कि सर्गेश्वर कुछ कह पाता, 3 तलवारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये तलवारें जैसे आपस में जुड़ी हुई थी और तुरंत किसी जंजाल की तरह सर्गेश्वर को जकड़ने लगीं। दूसरी ओर जारीफ की शक्तियां जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरी, जिससे धूल उड़ रही थी। रूबी ने तुरंत पूछा, कोई घायल तो नहीं? मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। लगता है एक मोटे ने अभी सारे हमले रोक लिए। जब धूल बैठी, गौरांग वहां ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसने आकाश में जारीफ को घूरा और बोला, बस इतना ही, तू तो बहुत कमजोर है। हा। गौरांग ने सिंह परिवार के लोगों की ओर मुड़कर हल्के से कहा, आर्यन मेरा मास्टर है, जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। फिर उसने आकाश की ओर देखा और बोला, फिर से आ कमीने। उन्हें देखकर पितृराज के होंठों पर एक मुस्कान उभरी। ये लोग आखिरकार आ गए। कठिनाई और बढ़ाओ। उसी पल 8 स्वर्गवीर योद्धा नीचे उतरे। पितृराज ने ठंडी हंसी हंसी। आर्यन, देखते हैं तू कब तक सामने नहीं आता। उन 8 स्वर्गवीरों को मदद के लिए आते देख सर्गेश्वर और जारीफ के चेहरों पर घमंड लौट आया। सर्गेश्वर ने कहा, पिछली बार मुझे तुम सबको मार देना चाहिए था, आज तुम फिर हिम्मत करके आए हो। चलो देखता हूं अब तुम कैसे बचोगे। उसके बोलते ही एक स्वर्गवीर योद्धा उसके पास उतरा और उन दोनों ने एजकांत पर हमला कर दिया। एक अन्य स्वर्गवीर ने जारीफ के साथ मिलकर गौरांग को निशान बनाया और बाकी 6 स्वर्गवीर औजा, जग्गा और बाकियों पर टूट पड़े। कालकछुआ नगर और सफेद बाग नगर का आसमान जोरदार विस्फोटों की आवाजों से गूंज उठा। जग्गा और उसके साथियों की लड़ाई बाकी स्वर्गवीरों के साथ बराबरी पर चल रही थी। औजा की स्थिति भी ऐसी ही थी। हालांकि वो अकेले 2 स्वर्गवीरों से लड़ रही थी। वो दोनों ही उससे शक्तिशाली थे, लेकिन औजा का स्वॉर्ड इंटेंट एक अत्यंत उच्च स्तर पर था। 3 स्वॉर्ड स्पिरिट्स उसके साथ साई की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेली नहीं बल्कि 3 लोग लड़ रहे हों। सफेद बाग नगर के आसमान में जारीफ और एक अन्य स्वर्गवीर गौरांग पर पागलपन से हमला कर रहे थे। गौरांग का मोटा शरीर हर हमले का विरोध कर रहा था और वो हंसते हुए बोला, बस इतना ही? क्या यही कर सकते हो? मुझे खरोंच तक नहीं आए। उसके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था, मगर उसका चेहरा और आभा अभी भी क्रूर और जंगली थी। वज्रनाथ सिंह थोड़ा हैरान था। ये लोग कौन हैं? मेघना तेजी से उसके पास आए और बोली, दादाजी क्या आपको मैं याद हूँ? मैं आर्यध्वज हॉल की मेघना हूँ। मेघना दीदी, ये सच में आप है? तारा हैरान थी। उसने मेघना को देखा और उत्साह से बोली, तुम यहाँ क्यों? मेरा मतलब, क्या ये सब तुम्हारे लोग हैं? अगर वो परिचित आवाज ना होती तो तारा उसे पहचान भी ना पाती। आखिरकार उस समय मेघना के चेहरे पर हमेशा नकाब होता था। वज्रनाथ सिंह भी चौंक गया। आर्यध्वज हॉल, मेघना, तुम हॉलमास्टर मेघना हो? यह मेघना ही थी जिसने उसे जीवन रक्षक गोली दी थी।
अगर वो ना होती तो वो कब का मर चुका होता। वज्रनाथ सिंह ने तुरंत कहा, हॉलमास्टर मेघना, यह मेरे सिंह परिवार का मामला है, तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं, जल्दी चली जाओ। वो नहीं चाहता था कि मेघना इस लड़ाई में उलझे। यह एक तरफा युद्ध था, अगर वो टिक नहीं पाए तो सिंह साम्राज्य खत्म हो जाता, सिंह परिवार का अंत निश्चित था। मेघना ने कहा, दादाजी ये अमृतद्वीप का अमर महल है, वो अपनी पूरी सेना लेकर आए हैं। अभी उन्होंने लड़ाई में बस कुछ स्वर्गवीर और दिव्यवीर उतारे हैं, अनंतवीर और ब्रह्मवीरों एक बड़ा समूह इंतजार कर रहा है। वज्रनाथ सिंह ने पूछा, किसका इंतजार? ये युद्ध उसे कुछ अटपटा लग रहा था। अचानक इतने सारे सुपर योद्धा दक्षिण तरंग महाद्वीप पर हमला करने आए, क्यों? इसका कोई कारण नहीं था। मेघना की नज़रें गहरी हो गईं। वो आर्यन के आने होने का इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आर्यन ड्रैगन क्षेत्र खोले। इस युद्ध को शुरू करने का कारण तुम लोगों को दबाकर आर्यन को मजबूर करना है। आर्यन मास्टर, यंग मास्टर। आर्यन के बारे में सुनते ही सबके दिल बैठ गए, खासकर रूबी, वाणी, मेघा और अन्य लड़कियों के दिल गले तक आ गए। 5 साल से ज़्यादा समय से वो उसे दिन रात याद कर रही थीं। कुछ समय पहले ही उन्होंने बर्बर क्षेत्र के योद्धाओं की रक्षा रेखा को तोड़ा था और अमृतद्वीप जाकर आर्यन को ढूंढने की सोच रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वो वहां जा पाती, अमृतद्वीप के योद्धा यहां आ गए। आर्यन कैसा है? वो कमीना कहाँ है? मास्टर इतना शानदार है, उसने एक साथ इतने शक्तिशाली लोगों को भड़का दिया। मेघना दीदी जल्दी बताओ। सब बहुत उत्साहित थे, वे सभी आर्यन के लिए चिंतित थे, उस लड़के के लिए जिसे वे दिन रात याद करती थीं। वज्रनाथ सिंह शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में भी आर्यन के लिए चिंता थी। उसकी आंखें अधीरता से भरी थीं। छोटू, वो ठीक है ना? मेघना नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आर्यन के साथ क्या हो रहा है और वो इस वक्त कहाँ है। लेकिन उसे कुछ तो जवाब देना ही था, उसने हमें यहाँ उससे मिलने के लिए कहा था। मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएगा। रूबी ने मेघना को पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। दीदी, यंग मास्टर सच में कहाँ है? हाँ, वो कहाँ है? सब लड़कियां मेघना को देख रही थीं। मेघना ने सिर हिलाया और बोली, मुझे भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो आएगा, वो जरूर आएगा। दादाजी, अभी सबसे जरूरी है अमर महल की सेना का विरोध करना और उन्हें जितना हो सके उतना रोकना। मेघना भी आर्यन के लिए चिंतित थी। वो मन ही मन चिल्ला रही थी, आर्यन तू कहाँ है? जल्दी लौटा। वज्रनाथ सिंह ने अपनी चिंता को दबाया। उसकी नज़रें गहरी हो गईं और उनमें खून उतर आया। वो गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम मेरे पोते को पकड़ना चाहते हो तो पहले मुझसे पूछो कि मैं सहमत हूँ या नहीं। अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी समय नंदीश सिंह भी एक बड़ी लहर के साथ वहां आ पहुंचा और बोला, पिताजी मैं उन्हें ले आया। उसके पीछे सिंह परिवार के सभी एलीट योद्धा थे। ये वे योद्धा थे जिनमें ड्रैगन ब्लड लाइन थी और सभी के शरीर में ड्रैगन ब्लड सक्रियण दर 90% से ज्यादा थी। ये सभी ड्रैगन में परिवर्तित होने की क्षमता रखते थे। वज्रनाथ सिंह की नज़रें गहरी हो गईं। पिल्स बांट दो छोटू, जो कोई भी तुझे छूने की हिम्मत करेगा मैं उससे अंत तक लड़ूंगा। वो बेहद गुस्से में दिख रहा था। आर्यन उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी था। चाहे उसने अमृतद्वीप में कुछ भी किया हो, चाहे वो कितना भी बुरा अपराध क्यों ना हो, वज्रनाथ सिंह अपनी जान देकर उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि आर्यन उसका पोता था और सिंह परिवार का वंशज। मारो। 10,000 लोगों ने एक साथ चिल्लाया, उनकी आवाजें आसमान को हिला रही थीं। उसी समय उनके हाथों में एक पिल थी। ये वो पिल थी जो आर्यन ने उनके लिए छोड़ी थी। यह उनकी शक्ति को बढ़ा सकती थी और उनके खून को और उबाल सकती थी। वज्रनाथ सिंह ने आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मेरे पोते को छूना चाहते हो? स्वर्ग का राजा भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर हिम्मत है तो नीचे आओ और मुझे मारो। वो लगभग 200 साल का था, लेकिन उसका घमंड जरा भी कम नहीं हुआ। सिंह परिवार के लोगों का स्वभाव ही ऐसा था, वो स्वर्ग के सामने भी नहीं झुकते थे। पितृराज ने भौहें सिकोड़ी। वज्रनाथ सिंह के शब्दों से वो थोड़ा नाराज था। एक सड़ा हुआ बूढ़ा मेरे सामने घमंड करने की हिम्मत करता है? 4 स्वर्गवीर और जाओ इसे और बाकियों को खत्म करो। मुझे देखना है कि यह नीच सिंह परिवार कितनी ताकत रखता है। उसके बोलते ही आकाश में तैर रहे 4 और स्वर्गवीरों ने तेजी से हमला किया। 2 दिव्यवीर और 8 स्वर्गवीरों से निपटना पहले से ही मुश्किल था और अब 4 और स्वर्गवीरों के लड़ाई में जुड़ने से उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। वे सभी अपने अपने मोर्च पर हारने लगे। जग्गा और उसके साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे और उनके शरीर का हर हिस्सा लहूलुहान था। स्नो वाइट और आइस फायर भी कुचल दिए गए। गौरांग जमीन से उठा, उसके होठों के कोनों से खून रिस रहा था। फिर भी अपने खूनी दांत दिखाते हुए वो हंसते हुए बोला, फिर से आओ, क्या बस तुम लोगों में इतना ही दम है? फिर से आओ। सर्गेश्वर ने ठंडी सांस ली। ये अपनी औकात से ज्यादा बढ़ रहे हैं। साथियों, इन्हें खत्म करो। जैसे ही सर्गेश्वर ने आदेश दिया, 4 स्वर्गवीर एक साथ हिले। उनकी नजरें ठंडी और तिरस्कार भरी थीं। मारो। स्नो वाइट धीरे से बुदबुदाया, मास्टर मुझे माफ करना, मैं बस इतना ही कर सकता था। आइस फायर ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस दुनिया से विदा लेने का वक्त आ गया है।
एजकांत भी हाँफ रहा था। वो बेहद अनिच्छुक था। वो बाकियों की मदद करना चाहता था, लेकिन इस समय वो भी बुरी तरह घायल था। औजा भी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन ये पूरी तरह बेकार था। गौरांग को 3 स्वर्गवीर और 2 ब्रह्मवीरों के दबाव ने जमीन पर दबोच रखा था। उसकी सांसें आग की तरह थीं और उसके दांत इतनी जोर से कसे थे कि उनमें से विस्फोटक आवाजें आ रही थीं। उस पल में उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। सभी अपने मोर्चे पर फंसे हुए थे। वे आर्यन के दादा और उसकी लड़कियों की मदद करना चाहते थे, लेकिन यह एक का मुकाबला नहीं था। उनमें से हर कोई 2 स्वर्गवीरों से निपट रहा था। उनकी वर्तमान ताकत इतनी नहीं थी कि वो इस युद्ध का रुख बदल सके। वज्रनाथ सिंह ने उन्हें देखा और चिल्लाया, सिंह सेना तैयार हो। हाँ, सभी सिंह योद्धाओं ने अपनी पिल्स निगल ली। सर्गेश्वर हवा में तैर रहा था और उत्साह से हंस रहा था। उन्हें मारो। लेकिन तभी, इससे पहले कि सर्गेश्वर अपनी बात पूरी करता, हवा में थोड़ी हलचल हुई। एक विशाल आकृति सुनहरे कवच में सजी और हाथ में हथौड़ा लिए हवा से बाहर निकली। उसने गुस्से में चिल्लाया, चल मर बुड्ढे कहीं के। हथौड़ा हवा को चीरता हुआ आया। ये इतना तेज था कि सर्गेश्वर, जो एक दिव्यवीर था, को इसका एहसास तक नहीं हुआ। हथौड़े सीधे उसकी पीठ से टकराया और वो एक तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरा, जिससे वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। सर्गेश्वर का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और आंखें थरथरा रही थीं। तू कौन है? वो ठीक से बोल तक नहीं पा रहा था। हातिम ने दांत निकालकर हंसते हुए कहा, मैं तेरा पूर्वज हूँ। इतना कहकर उसकी आकृति गायब हो गई। वो बिजली से भी तेज गति से गड्ढे में पड़े सर्गेश्वर की ओर बढ़ रहा था। सुप्रीम एल्डर, मुझे बचाओ, जल्दी। सर्गेश्वर की गुहार अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सुनहरी चमक के साथ गौरांग नीचे गिरा, जिससे एक झटके की लहर फूटी जो लाखों मील के दायरे में फैल गई। अगर सर्गेश्वर पहले तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरा था, तो यह अब एक परमाणु बम के विस्फोट जैसा था। धूल उड़ रही थी। अंदर क्या हुआ, ये देखना असंभव था। पूरा आधा मिनट बीतने के बाद एक लंबा और मजबूत शख्स धूल से धीरे धीरे बाहर निकला। उसने अपने कंधे पर विशाल हथौड़ा रखा हुआ था और उसकी नसें जैसे फटने वाली थीं। जब धूल बैठी, सर्गेश्वर मांस के लोथड़े में बदल चुका था। उसकी मृत्यु भयानक थी और उसके चेहरे पर भ्रम था। उसे नहीं पता था कि वो कैसे मर गया। उस पल उसकी आत्मा भी नष्ट हो चुकी थी। हातिम का यह हमला वास्तव में बेहद भयानक था। जैसे ही सिंह योद्धाओं ने हातिम को देखा, उनमें हलचल मच गई और वे खुशी से चिल्लाने लगे, ये तो सेनापति हातिम है। वो लौट आया, वो बर्बर क्षेत्र से लौट आया। हा। वज्रनाथ सिंह भी अत्यंत उत्साहित था। वह देख सकता था कि हातिम की वर्तमान शक्तियां एक महाशक्तिशाली स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसके शरीर पर सुनहरा कवच और हाथ में विशाल हथौड़ा पूरी तरह बदल चुके थे। उसी वक्त 3 स्वर्गवीरों ने गौरांग पर हमला किया, पर तभी उनके ऊपर आकाश में एक खौफनाक काली धुंध छा गई, जिसमें 2 क्रूर लाल आंखें चमक रही थीं। एक बेहद भयंकर काला पंजा धुंध से बाहर निकला। ये कोई इंसानी पंजा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन राक्षस शिकार पर निकला हो। गौरांग पर तीनों स्वर्गवीरों के हमले से चंद पल पहले ही उस पंजे ने तीनों स्वर्गवीरों के सीने भेद दिए और वे इसे रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। वीरन धुंध से बाहर निकला। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी जो किसी राक्षस की तरह थी। उसने धीरे से कहा, मरो। 3 स्वर्गवीरों के शरीर तेजी से पत्थर में बदल गए और उनमें दरारें पड़ गईं और वे टुकड़े टुकड़े होकर पूरी तरह बिखर गए। पूरा सिंह साम्राज्य मृत्यु की तरह शांत था। इन दोनों का आगमन बेहद शानदार था। वे ऐसी शक्तियां थीं जो कुछ ही पलों में स्वर्गवीर और दिव्यवीर जैसी ताकतों को पूरी तरह कुचल सकती थीं। हातिम, वीरन, मीनराज, अरहत और इनाया आसमान में तैरते देवताओं की तरह थे। 5 वज्रनाथ सिंह के सामने आए और गंभीर स्वर में बोले, दादाजी। वज्रनाथ सिंह ने उत्साह से कहा, लौट आए, अच्छा हुआ लौट आए। हातिम ने कहा, दादाजी, हम मास्टर से मिले थे। वो भी रास्ते में है और शायद जल्द ही यहाँ होगा। वज्रनाथ सिंह चौंक गया। रूबी तुरंत आगे बढ़ी और बोली, तुमने यंग मास्टर को देखा? वो कहाँ है? हातिम ने कहा, मास्टर ने हमें बर्बर क्षेत्र में बचाया, फिर एक रहस्यमय जगह पर गया। उसके बाद हम अलग हो गए। उसने हमें पहले दक्षिण तरंग महाद्वीप आने को कहा और वो जल्द ही पहुंचेगा। चिंता मत करो, मास्टर जरूर आएगा। इसके बाद हातिम मुड़ा और शहर की दीवार पर छलांग लगा दी। उसी वक्त वीरन भी दीवार पर कूद गया। मीनराज और अरहत भी दीवार पर खड़े हो गए। एजकांत भी अपनी काली ब्लेड के साथ दीवार के ऊपर कूद गया। औजा भी उड़कर दीवार पर पहुंची। गौरांग ने दांत निकालकर उत्साह से हंसते हुए कहा, हा। वो भी शहर की दीवार पर उतरा। 8 वॉर गॉड्स में से 7 वॉर गॉड इकट्ठा हो गए थे। वे 7 शहर की दीवार पर 7 देवताओं की तरह खड़े थे। 7 लोग और उन सब की शक्तियां अलग और विशेष थीं। उस पल में उनकी शक्तियां जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ रही थीं। 7 ने एक दूसरे को देखा। एक नज़र में ऐसा लगा जैसे वह सदियों से एक दूसरे को जानते हों। उनके बीच एक विशेष परिचय का एहसास था, लेकिन उनकी संयुक्त शक्तियों में अभी पूर्णता की थोड़ी कमी थी, और यह उनमें अभी एक वॉर गॉड न होने की वजह से था। हातिम उत्साहित हो गया।
उसने हल्के से आंखें उठाई बादलों की गहराई में घूरा और चिल्लाया, मेरे मास्टर को छूना चाहते हो? तुम लायक भी हो, अगर दम है तो आओ। हा हा हा। सातों एक साथ पागलपन से हंसे। हा हा हा। वो अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। उन सातों की पीठें अतुलनीय रूप से ऊंची थीं। वज्रनाथ सिंह आर्यन के लिए उत्साहित था, साथ ही वो चिंतित भी था, क्योंकि असली महायोद्धा अभी भी युद्ध में नहीं उतरे थे। अगर मेघना ने जो कहा वो सच था तो सिंह साम्राज्य आज इस आपदा से बच नहीं पाएगा। वज्रनाथ सिंह ने मन में सोचा, छोटू तू वास्तव में कहाँ है? इसी दौरान कहीं और दक्षिण तरंग महाद्वीप पहुंच गए। आर्यन के मन में गगनयान के मुख्य मस्तिष्क की आवाज गूंजी। आर्यन ने तुरंत कहा, सिंह साम्राज्य खोजो। खोज पूरी। सिंह साम्राज्य 1.3 करोड़ मील दूर है और अनुमानित समय 10 सेकंड है। चलो, आर्यन ने मुख्य मस्तिष्क को आदेश दिया। उसी पल वो अमर महल के निषिद्ध क्षेत्र में पहुंचा जहां पितृराज साधना करता था। ये कैसा कुंड है? व्यासदेव ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्वज रुद्रदेव का चेहरा खुशी से भरा था। उसने कहा, आत्मा कुंड, यह एक ऐसा कुंड है जो मांस और खून का एक पूर्ण ढांचा बना सकता है। आर्यन चौंक गया और तुरंत बोला, आपका मतलब है कि यह मांस और खून से एक शरीर बना सकता है? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, जब तक एक आत्मा बची हो ये मांस और खून से उसे फिर से पुनर्जीवित कर सकता है। ये एक अजय खजाना है। मुझे नहीं लगा था कि यह यहाँ होगा। सिंह साम्राज्य के ऊपर आसमान में पितृराज ने शत्रुघ्न की ओर देखते हुए पूछा, ये वही 4 विकसित योद्धा हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? शत्रुघ्न ने हल्के से कहा, हाँ, जब वे पहली बार आए थे तब की तुलना में अब वे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। शक्तिशाली? ये तो केवल पहले स्तर के ब्रह्मवीर कचरे हैं। चंद्रनेत्र ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। पितृराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब आर्यन की सारी ताकतें यहाँ पहुँच चुकी हैं। दारकाश ने कहा, अभी एक की कमी है। कौन? सबने दारकाश की ओर देखा। दारकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम आर्यन के पिता को भूल गए? आलोक सिंह। पितृराज ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्युदूत के साथ अनुबंध किया है, वो चाहे बाहर आ जाए तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। और पितृराज ने अपनी बात अधूरी छोड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। चंद्रनेत्र ने पितृराज को देखा। 1 साल पहले की तुलना में पितृराज की आभा अब पूरी तरह अलग थी, जैसे वो कोई और ही हो। उसकी शक्ति ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, एक ऐसी ताकत जो धरती की नहीं थी। हालांकि अब वो भी एक ब्रह्मवीर था और यह पितृराज की बदौलत ही था। फिर भी उसकी और पितृराज की शक्तियों में एक बहुत बड़ा अंतर था। पितृराज की आवाज ठंडी हो गई। अब वक्त है इन सिंह वंशियों को सबक सिखाने का और उन्हें बताने का कि धरती का देवता क्या होता है। कौन लड़ेगा? मैं। दारकाश ने हिलते हुए मुस्कुराकर कहा, उन्हें अब नर्क चक्र का स्वाद चखने दो। कई योद्धा चौंक गए। नर्क चक्र अंधकार लोक का एक सर्वोच्च अस्त्र था, धरती के 5 दिव्य अस्त्रों में से एक। नरक चक्र लाखों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ था और यहाँ मौजूद कोई नहीं जानता था कि यह कैसी शक्ति थी या ये कितनी प्रचंड थी। कई लोगों को लगा था कि ये गायब हो चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह हमेशा से शून्य भूमि में था और हमेशा से दारकाश के परिवार के नियंत्रण में था। कोई इसका रहस्य नहीं जानता था, यहाँ तक कि चंद्रनेत्र भी हैरान था। कभी यह अस्त्र अंधकार लोक की धरोहर था, लेकिन ये शून्य भूमि में कैसे पहुंचा? चंद्रनेत्र ने तिरछी नजरों से दारकाश की ओर देखा, तो ये हमेशा से तुम्हारे पास था। दारकाश, तुम सच में चीजों को छुपाने में माहिर हो। उसके शरीर से खतरनाक राक्षसी लपटें निकलने लगी। पितृराज ने तुरंत माहौल को ठंडा करते हुए कहा, भाई दारकाश, तो अब तुम कमान संभालो, हम आपसी चीजें बाद में सुलझा लेंगे। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। दारकाश हिला और पलक झपकते गायब हो गया। तुरंत बाद शून्य भूमि के कुछ स्वर्गवीर योद्धा उसके पीछे पीछे गए। क्या नर्क चक्र सच में दारकाश के पास है? वो तो सर्वोच्च हथियारों में से एक है, सोचा नहीं था कि यह उसके पास होगा। किंवदंती है कि नरक चक्र मृत्युदूत की शक्ति है और ये दुनिया में किसी की भी जान ले सकता है। सब आपस में फुसफुसा रहे थे। पितृराज ने आंखें सिकुड़ी और मन ही मन बुदबुदाया, नरक चक्र दारकाश, तुमने वाकई इसे अच्छे से छिपाया। आकाश में एक विस्फोट गूंजा। दारकाश उतरा और शहर की दीवार पर खड़े 7 लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम मरना कैसे चाहते हो? मेरे पास मरने के 800 तरीके हैं, तुम कोई भी चुन सकते हो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। गौरांग ने चेतावनी दी, इस आदमी की आभा बहुत प्रचंड है, ध्यान से, मैं इसे मारना। गौरांग की बात खत्म होने से पहले ही हातिम ने कहा, सब एक साथ हमला करो, इसे मार डालो। दारकाश पहले लेवल का ब्रह्मवीर था। हातिम, मीनराज, वीरन और अरहत भी उसी के स्तर के थे, लेकिन नरक चक्र के साथ दारकाश उनमें से किसी को भी खत्म कर सकता था। इसलिए एक एक ना करके हातिम ने एक साथ हमला करना चुना। गौरांग थोड़ा चौंक गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तेरा स्वभाव पसंद आया, तो फिर सब एक साथ हमला करो।
उसी पल हातिम की पीठ पर रखा ताबूत अचानक गिर गया। उसने अपना दायां हाथ ताबूत पर रखा और कुछ बुदबुदाया जो दूसरों को समझ नहीं आया। ताबूत कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस ताबूत से बाहर निकलने वाला हो। ताबूत पर रहस्यमय चिन्ह जैसे जीवंत हो गए और हातिम के दाएं हाथ से होते हुए उसके शरीर पर चढ़ गए। कुछ ही पलों में उसका शरीर चिन्हों से ढक गया। उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं और उनमें एक भयानक रोशनी चमकी। हातिम के कंधे पर रखा विशाल हथौड़ा बिजली की लपटों से घिर गया। उसने ऊपर दारकाश की ओर इशारा किया और गर्जना की मारो। बिजली की झंझनाती लपटों के साथ हथौड़ा हातिम के हाथ में चमका और उसकी आकृति एक रेखा की तरह बाहर निकली। बाकी के 6 वॉरगॉड्स भी उसी के साथ तेजी से हिले। दारकाश ने ठंडी हंसी हंसी। धरती और आकाश के बीच की विशालता का फर्क ना जानने वाले तुम कचरों को ये मृत्युदूत आज अच्छी तरह फर्क समझाएगा। उसने अपने दायां हाथ हिलाया। नर्क चक्र बाहर आ। एक तेज भनभनाहट की आवाज के साथ एक अर्धवृत्त चांद की तरह चक्र उसके हाथ के ऊपर प्रकट हुआ। ये पूरा काला था। उसकी धार ब्लेड से भी तेज थी, लेकिन ये कोई ब्लेड नहीं था। दारकाश की भौहें दुष्ट हो गईं। उसने कहा, अब नर्क का स्वाद लो। नर्क चक्र हिला। अचानक 7 वॉरगॉड्स के आसपास का आसमान अंधकार में डूब गया, मानो वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ ना सूरज था ना जीवन, केवल मृत्यु की पुकार थी। नर्क चक्र में केवल नर्क की शक्ति नहीं थी, बल्कि ये खुद नर्क का छोटा रूप था। इसके अंदर तुम्हें मारने के 800 तरीके थे। इसी कारण नर्क चक्र 5 सर्वोच्च अस्त्रों में सबसे क्रूर माना जाता था। हातिम की आंखें कांप गईं। ये कौन सी जगह है? वो आह! दुष्ट आत्माओं की चीख पुकारें गूंज रही थी। चारों ओर नर्क की लपटें थीं और मृत्यु का देवता मन से उभर रहा था। वीरन ने तुरंत कहा, ये नरक है। औजा ने पूछा, हम नरक में क्यों हैं? क्या ये नर्क चक्र की शक्ति है? हातिम ने गर्जना की, मुझे इतनी परवाह नहीं चाहिए, यह नरक ही क्यों ना हो, मैं इसे उलट पुलट कर दूंगा। क्रेगन गॉड शक्ति। क्रेगन गॉड की शक्ति पूरी तरह फट पड़ी। उसके शरीर पर चिन्ह चमकदार रोशनी से चमक उठे। उसने अपने हथौड़े से जोरदार हमला किया। मेरे लिए टूट। हथौड़े ने आयामों तक को चीर दिया, लेकिन बस इतना ही, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसी पल दारकाश की छाया आसमान में प्रकट हुई। वह शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, मूर्ख, नरक को तोड़ा नहीं जा सकता। हा, यहाँ मारने के 800 तरीके हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। धीरे धीरे एक एक करके तुम सभी तरीकों से गुजरोगे। हा, मैं तुम्हें मौत का असली मतलब समझाऊंगा। इसके बाद उनकी दुनिया अचानक एक विशाल आग के सागर में बदल गई। ये वास्तविक नर्क था। नर्क चक्र की शक्ति ही नर्क को बुलाना थी। इस शक्ति का विरोध कौन कर सकता था? दारकाश के चेहरे पर अत्यंत घमंड था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एस्फीरा, अपने दोस्तों को अपने ही हाथों से मारने का एहसास कैसा है? जरूर बहुत अच्छा होगा। नरक चक्र के अंदर एक शरीर पागलपन से संघर्ष कर रहा था, लेकिन चाहे जितना प्रयास करे वह मुक्त नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो जोर से चिल्ला रही थी, वो नहीं, ये थी एस्फीरा। एस्फीरा की गुलशिता ब्लडलाइन नर्क चक्र को सक्रिय करने के लिए बहुत जरूरी थी, और अब उसके शरीर को माध्यम बनाकर ही दारकाश ने नर्क चक्र को सक्रिय किया था। यही था वो अंतिम कारण जिसके लिए दारकाश हमेशा एस्फीरा को नियंत्रित करता रहा। 7 वॉरगॉड्स के नर्क चक्र में फंसने के बाद अब सिंह साम्राज्य की सबसे बड़ी रक्षा ढह चुकी थी। दारकाश के पीछे के सभी स्वर्गवीर योद्धा शहर में उड़कर आए और वज्रनाथ सिंह और बाकियों को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देवता थे और वज्रनाथ सिंह और अन्य उनके सामने चींटियों जैसे थे। हालांकि वज्रनाथ सिंह की आंखों में कोई निराशा नहीं थी, इसके बजाय उनमें तीव्र हत्या का इरादा था। उसने कहा, सिंह सेना तैयार हो। हाँ, तुरंत बाद एक प्रचंड शक्ति प्रत्येक सिंह योद्धा के शरीर के हर हिस्से में दौड़ गई, जिससे उनकी नसें कांप उठीं। उनके शरीरों से ड्रैगन गर्जना निकल रही थी, जैसे उनके भीतर सदियों से सोए ड्रैगन जाग रहे हों। ड्रैगन परिवर्तन। वज्रनाथ सिंह का शरीर सबसे पहले बदला। उसका पूरा शरीर ड्रैगन स्केल से चमकने लगा और वो एक 50 मीटर ऊंचे इग्नोब ड्रैगन में बदल गया। उसने अपना मुंह खोला और आसमान की ओर गर्जना की। ऊर्जा धाराएं दिखाई दे रही थीं और एक खतरनाक शक्ति पागलपन से बाहर निकल रही थी। उसके बाद सभी 10,000 सिंह योद्धा ड्रैगनों में बदल गए और जोर जोर से दहाड़ने लगे। ये पहली बार था, पहली बार इतने लोग एक साथ ड्रैगन में बदले। उभरती ड्रैगन शक्ति ने एक खतरनाक दबाव बनाया। उस पल आसमान अंधकार में डूब गया और एक चमकदार रोशनी बादलों को चीरती हुई नीचे उतरी और यह सीधे सिंह महल पर गिरी। आकाश पाताल कांप उठे। पूरी धरती जैसे इस शक्ति से छेद दी गई हो और वह थरथरा रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह कैसी शक्ति थी, किसी को नहीं पता था कि ऐसा दृश्य क्यों हुआ, लेकिन पितृराज के चेहरे पर अत्यंत खुशी थी। वो जोर से चिल्लाया, ड्रैगन क्षेत्र, ड्रैगन क्षेत्र, हा। मुझे नहीं लगा था, वाकई नहीं लगा था कि गायब हुआ ड्रैगन क्षेत्र हमेशा दक्षिण तरंग महाद्वीप में था। हा, मुझे सचमुच नहीं लगा था। तो ड्रैगन क्षेत्र को खोलने वाला कोई भविष्यवाणी का पात्र नहीं था, बल्कि सिंह वंश के सोए 10,000 ड्रैगन योद्धा थे। हा, वो सदियों से इस पल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार उसने ये दिन देख लिया।
पितृराज वास्तव में बेहद उत्साहित था। आसमान से गिरती रोशनी अभी भी महल को भेद रही थी और पूरी धरती कांप रही थी। सभी ब्रह्मवीर बेहद खुश थे। आखिरकार अनंत खजानों से भरा ड्रैगन क्षेत्र प्रकट होने वाला था। वो अमर सूत्र पा सकते थे जो 1,00,000 साल की आयु देता था। उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रलोभन था जिसका प्रतिरोध डार्क वर्ल्ड के योद्धा भी नहीं कर सकते थे। अचानक एक ब्रह्मवीर बाहर निकला और जोर से हंसते हुए बोला, हा हा हा, मैं पहला हूँ, मैं ड्रैगन क्षेत्र में पहला प्रवेश करूंगा। अमर सूत्र सिर्फ मेरा है। हा हा हा। वो जैसे पागल हो गया था। वो तेजी से उस विशाल काले छेद की ओर दौड़ा जो रोशनी की किरण ने बनाया था, लेकिन अभी वो रोशनी के पास भी नहीं पहुंच पाया था कि वो धूल में बदल गया। उसकी एक हड्डी भी नहीं बची। वो तुरंत मर गया। ये शक्ति यह अकल्पनीय रूप से प्रचंड थी जो धरती की किसी भी चीज को मार सकती थी। उसी वक्त कुछ और ब्रह्मवीर योद्धा आकाश में उड़ गए। पितृराज ने उन्हें नहीं रोका। इसके बजाय वो ठंडी हंसी हंसा। उसे कुछ प्रयोगशाला चूहों की जरूरत थी और ये लोग उन्हीं चूहों का काम कर रहे थे। इस बार जाने वाले ब्रह्मवीर योद्धा हवा में नहीं उड़े। वो जमीन पर उतरे और विशाल काले छेद की ओर पैदल चले। पिछले योद्धा की तरह जैसे ही वे पास पहुंचे वे धूल में बदल गए। उनका अस्तित्व पूरी तरह गायब हो चुका था। आखिर इस शक्ति को कैसे तोड़ा जाए? पितृराज का दिमाग तेजी से चल रहा था। नहीं, सिंह परिवार के 10,000 ड्रैगन योद्धा इस ड्रैगन क्षेत्र को खोलने वाली असली कुंजी नहीं है। शायद ड्रैगन क्षेत्र को सिर्फ आर्यन ही खोल सकता है। ये सोचते हुए पितृराज ने तुरंत चिल्लाया, दारकाश, अब उनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। उनका काम पूरा हो चुका है तो तुम उन्हें मार सकते हो। हमें बस आर्यन चाहिए। सब सुनो, उस काले छेद के पास मत जाओ, पितृराज ने आदेश दिया। फिर वो गुस्से से चिल्लाया, आर्यन तू अब भी सामने नहीं आएगा। हा हा हा। ड्रैगन क्षेत्र खुल चुका था। पितृराज को लग रहा था कि वो अमरता से बस एक कदम दूर है, इसलिए वो बेहद उत्साहित था। वहीं दूसरी ओर वज्रनाथ सिंह और अन्यों ने कभी नहीं सोचा था कि वे ड्रैगन क्षेत्र को सक्रिय कर देंगे और न ही उन्हें कभी लगा था कि ड्रैगन क्षेत्र दक्षिण तरंग महाद्वीप में हो सकता है। उन्होंने तो प्रशिक्षण भी आर्यन के कहने पर शुरू किया था, वरना सिंह परिवार तो धरती से विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया था। अमृतद्वीप जाते वक्त आर्यन आइस फायर को दक्षिणी क्षेत्र में ही छोड़ गया था। उसके खून से ही 10,000 सिंह योद्धाओं ने अपने ड्रैगन ब्लड की सक्रिय दर बढ़ाई और इस काबिल हुए कि दुश्मनों का खात्मा कर सके। मूल रूप से वो ड्रैगन परिवर्तन का उपयोग दारकाश को रोकने के लिए करना चाहते थे, लेकिन अचानक प्रकट हुई रोशनी ने सिंह महल में एक विशाल काला छेद बना दिया। ये काला छेद ड्रैगन क्षेत्र की ओर ले जा रहा था। वज्रनाथ सिंह ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह पितृराज की मदद करेगा। उसका दिल भारी था। उसने कहा, सिंह सेना सुनो। वज्रनाथ सिंह ने सिर उठाया और आसमान में योद्धाओं को देखा। उसने अपने कदम जमाए और जोर से गर्जना की, उनके साथ अंत तक लड़ो। उसके इतना कहते ही उसके शरीर में उग्र ड्रैगन शक्तियां उमड़ पड़ी और उसने अपने ड्रैगन पंजों से हमला किया। 10,000 ड्रैगन एक साथ आसमान की ओर उड़े। ये दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था, लेकिन पितृराज के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने कहा, आर्यन की लड़कियों को छोड़कर बाकी सबको मार डालो। उसके आदेश के साथ ही उसके पीछे के दर्जनों योद्धा नीचे उतरे। एक पागलपन भरा नरसंहार शुरू हो गया। उधर नरक चक्र के भीतर हातिम और बाकियों का पूरा शरीर लाल हो चुका था। उनकी आंखों और नाकों से भी खून टपक रहा था। वे चिल्ला रहे थे, लगातार हमले कर रहे थे, मगर उनकी शक्ति कुछ काम नहीं आ रही थी। वे नरक चक्र को तोड़ ही नहीं पा रहे थे। उस पल सातों वॉरगॉड्स एक विशाल तेल के कड़ाह में गहरे डूबे थे। उन्हें अवर्णनीय दर्द हो रहा था, लेकिन इस दर्द की तुलना में वे वज्रनाथ सिंह और बाकियों के लिए ज्यादा चिंतित थे। सिंह साम्राज्य में अफरा-तफरी मची थी। सिंह सेना तुरंत पराजित हो गई। इस बार हमला करने वाले सब ब्रह्मवीर योद्धा थे। उनकी शक्तियों में एक बहुत बड़ा अंतर था। वे वास्तव में उनके लिए देवता समान थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि उनके शरीर में ड्रैगन शक्ति सिर्फ सक्रिय हुई थी, पूरी तरह से विस्फोट नहीं हुई थी। पितृराज जोर से हंसा, हा, आज के बाद ना दक्षिण तरंग महाद्वीप रहेगा, ना सिंह परिवार। हा। आर्यन तू मुझसे कैसे लड़ेगा? अब तू मुझसे किस चीज से लड़ेगा? तेरा सब कुछ मेरे हाथों में है, तू अब मुझसे लड़ने लायक नहीं रहा। वो एकदम आत्मसंतुष्ट हंसी हंस रहा था। आर्यन का गढ़ खत्म होने वाला था। क्या वह अब भी पितृराज से लड़ने लायक था? युद्ध को देखते हुए पितृराज का चेहरा गर्व से भरा था। इस बीच नर्क चक्र के भीतर आलोक सिंह की आकृति प्रकट हुई। उसने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। उसी समय आकाश में आग के बादलों का एक विशाल गोला प्रकट हुआ। अग्नि ऊर्जा आकाश को भर रही थी और पागलपन से जला रही थी। अचानक एक एल्डर ने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आसपास अमर महल हो। आसमान में आग के बादल छा गए जिनसे ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थी। ये दृश्य दुनिया के अंत जैसा था। गगनयान के अंदर 46 ड्रैगन अत्यंत उत्साहित थे, लेकिन साथ ही वे बेहद घबराए और चिंतित भी थे। नील ड्रैगन ने कहा, मास्टर, ड्रैगन क्षेत्र प्रकट हो चुका है, लेकिन इसे खोलने की शक्ति काफी नहीं है और समय बहुत कम है। अभी ये बेहद खतरनाक है। और समुद्री ड्रैगन ने अधीरता से कहा, और क्या? जल्दी बोल। वो सब बहुत ज्यादा उत्साहित थे।
ड्रैगन क्षेत्र का खुलना उनके लिए क्या मायने रखता था? इसका मतलब था कि वो सभी अपने घर लौट सकते थे और अपनी मूल शक्ति को पा सकते थे। 60 लाख साल से ज्यादा समय से वे ड्रैगन क्षेत्र को याद करते रहे थे, अपनी खोई हुई ताकतों को याद करते रहे थे, और अब यह उनके सामने था। नील ड्रैगन ने कहा, और अगर यह आसमान से गिरती रोशनी खत्म हो गई और हम ड्रैगन क्षेत्र को पूरी तरह से नहीं खोल पाए तो ड्रैगन क्षेत्र ढह जाएगा और हमेशा के लिए पूरी तरह गायब हो जाएगा। ये कभी नहीं खुलेगा। ये सुनते ही सारे ड्रैगनों के चेहरे काले पड़ गए और वो सब स्तब्ध रह गए। आर्यन का दिल भी सिकुड़ गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बोलो, यह क्या मतलब है कि अगर रोशनी खत्म हो गई तो ड्रैगन क्षेत्र कभी नहीं खुल पाएगा? आर्यन को भी समझ नहीं आया। नील ड्रैगन ने कहा, क्योंकि 10,000 ड्रैगनों की शक्ति अपर्याप्त है और समय योजनाबद्ध समय से 6 महीने पहले है। इससे ड्रैगन क्षेत्र का अंधेरा पक्ष बहुत अस्थिर हो गया है और ये अब पूरी तरह से इस रोशनी के सहारे टिका है। अगर इस रोशनी की शक्ति गायब हो गई तो ड्रैगन क्षेत्र पूरी तरह ढह जाएगा और इसमें मौजूद सब कुछ गायब हो जाएगा। ड्रैगन क्षेत्र ढहने और इसमें मौजूद सब कुछ गायब होने का मतलब था आर्यन को अनगिनत खजाने नहीं मिल पाएंगे और इससे भी जरूरी उसका मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। आर्यन ने भौहें सिकुड़ी और बोला, बस मुझे बताओ कि क्या करना है। नील ड्रैगन ने कहा, हमें रोशनी के समाप्त होने से पहले ड्रैगन क्षेत्र को पूरी तरह खोलना होगा, वरना ड्रैगन क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, दक्षिण तरंग महाद्वीप ढह जाएगा और फिर पूरी धरती ढह जाएगी। कमबख्त, तुम्हारा मतलब है ग्रह का विस्फोट? आर्यन को आखिरकार समझ आया। नील ड्रैगन ने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही होगा। पूरा धरती लोक एक अनंत तल में समा जाएगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास कितना वक्त है? नील ड्रैगन ने कहा, 3 मिनट। पलक झपकते ही आर्यन ने अपने विचार से गगनयान के मुख्य मस्तिष्क को नियंत्रित किया और बोला, उन्हें कुचल दो, अपनी सबसे तेज गति से सबको खत्म कर दो। बोलते ही गगनयान ने गति बढ़ा दी। हालांकि 3 मिनट समय बहुत कम था, लेकिन आर्यन को जिस चीज की परवाह थी वो धरती को बचाना नहीं था। वो इतना बड़ा धर्मी नहीं था। अगर धरती तबाह भी हो जाए तो वो पहले अपने परिवार और अपने भाइयों को बचाएगा। ये क्या है? अमर 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 महल, ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो सीधे हमसे टकराने वाला है। हर कोई स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि पितृराज दारकाश और चंद्रनेत्र तो पूरी तरह से अवाक थे। यह क्या हो रहा है? उनका दिमाग सोच भी नहीं पा रहा था। अमर महल यहाँ क्यों आया? इसका कोई कारण नहीं था। पितृराज तो सबसे ज्यादा हैरान था। उसने अमर महल में सैकड़ों साल तक साधना की थी, पर उसे कभी नहीं पता था कि अमर महल हिल सकता है। जब वे सदमे में थे, गगनयान ने उन पर जोरदार टक्कर मारी। ये बहुत तेज था। पितृराज का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने कहा, जल्दी पीछे हटो। जो योद्धा 10 मिनट या 1 सेकंड भी धीमे थे वो सब टुकड़े टुकड़े हो गए। चाहे दिव्यवीर हो, अनंतवीर हो या फिर ब्रह्मवीर, सब मांस के लोथरे में बदल गए। ये थी गगनयान की ताकत। आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाजें गूंजी। उसके एक्सपी पॉइंट्स एकदम 95% तक बढ़ गया। अब उसे ब्रह्मवीर बनने के लिए बस कुछ ही एक्सपी पॉइंट्स की जरूरत थी। गगनयान बस हवा में मौजूद योद्धाओं से टकरा कर रुक गया, क्योंकि अगर यह जमीन पर उतरता तो पूरा सिंह साम्राज्य इसकी चपेट में आकर समतल हो जाता। उसी पल आर्यन ने गर्जना की, पितृराज, मैं तेरे पूर्वजों को भाड़ में झोंक दूंगा। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद गाइस। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि स्पिरिट वर्ल्ड का राइटर डेली सिर्फ एक ही एपिसोड लिखता है, जिस कारण हम ज़्यादा एपिसोड्स अपलोड नहीं कर पाते हैं। अगर आप सबको डेली एपिसोड्स चाहिए तो हम अपलोड कर देंगे, पर एपिसोड काफ़ी छोटा होने की संभावना है आज की तरह, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलो अब कहानी की ओर वापस चलते हैं। आर्यन, ये मास्टर की आवाज़ है। ये यंग मास्टर है। यंग मास्टर आर्यन, तुम आखिरकार आ गए। रूबी ने हंसते हुए कहा, कमीने बदमाश, तुम आखिरकार आ गए। हा हा हा, यंग मास्टर लौट आया। उस पल पूरी सिंह सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया और उनकी आभा आसमान छूने लगी। जैसे ही आर्यन ने बोलना खत्म किया, उसका दायां हाथ अचानक जोर से हिला और उसने किसी चीज को तेजी से फेंकते हुए चिल्लाया, पितृराज, मेरा वार खा। पितृराज ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, आर्यन, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, बस अपना एक हाथ उठाया और हमला किया। उसकी ओर आती वह काली चीज टुकड़े टुकड़े हो गई और एक कटा सिर उड़ता हुआ नजर आया। उस परिचित सिर को देखकर पितृराज की आंखें सिकुड़ गईं और वो जोर से चिल्लाया, वादान वादान। हाँ, अभी अभी आर्यन ने जिसे फेंका था वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वादान था। वो धरती पर पितृराज का एकमात्र वंशज था। पितृराज का गुस्सा सीमा पार कर गया। उसकी आंखें आग के अंगारे उगल रही थी। उसने आर्यन पर गर्जना की, आर्यन, मैं तुझे मार डालूंगा। उस पल आर्यन सिंह साम्राज्य में उतर चुका था।
विशाल इग्नोर ड्रैगन को देखकर उसने कहा, दादाजी अपने पोते को माफ करना देर से आने के लिए। अब तक अमर महल की सेना ने हजारों सिंह योद्धाओं को मार दिया था और सिंह साम्राज्य लगभग आधे से ज्यादा बर्बाद हो चुका था। वज्रनाथ सिंह के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, छोटा तू देर से नहीं आया, तू देर से नहीं आया, तेरा आना ही काफी है। आर्यन ने एक हल्की नज़र रूबी, वाणी, मेघा और बाकी सब पर डाली। उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला। साथ ही उनकी हालत देखकर उसका गुस्सा और भी भयंकर रूप से फट पड़ा। आरू ने कहा, बड़े भाई जल्दी जाओ, गौरांग और सभी बड़े भाई उस नर्क चक्र में कैद है, उन्हें बचा लो। आर्यन ने आकाश में तैरते उस आधे चांद जैसे नर्क चक्र की ओर देखा। फिर उसकी नजरें दारकाश पर पड़ी और उनमें एक तीखी चमक उभरी। उसी वक्त आरू ने दोबारा कहा, आर्यन भाई, नर्क चक्र के अंदर एस्फीरा दीदी भी हैं, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो एस्फीरा दीदी भी मर जाएंगी। मास्टर, ज्यादा वक्त नहीं है, 2 मिनट और। अगर तुम 2 मिनट में ड्रैगन क्षेत्र नहीं खोल पाए तो सब मर जाएंगे। तुम एक भी व्यक्ति को नहीं बचा पाओगे। मास्टर, ड्रैगन क्षेत्र खोलना ज्यादा जरूरी है, इन चीजों को अभी के लिए छोड़ दो। ड्रैगन क्षेत्र खोलने के बाद देख लेना। मास्टर, वक्त नहीं है, सभी ड्रैगनों ने जल्दी से आग्रह किया। वास्तव में समय नहीं था। इसके अलावा ड्रैगन क्षेत्र को खोलने की एक जरूरी शर्त, ड्रैगन क्षेत्र के दिल का तीसरा स्तर अभी तक खुला नहीं था। अगर ड्रैगन क्षेत्र नहीं खुला तो पूरी धरती ढह जाएगी। दारकाश ने आत्मसंतुष्ट हंसी हंसी और बोला, आर्यन तेरे साथी और लड़की सब अंदर हैं, नर्क में मृत्यु का दर्द सह रहे हैं। अगर चाहता है कि मैं उन्हें छोड़ दूं तो नीचे घुटनों के बल बैठ और मुझसे विनती कर। हा हा हा, वो जोर जोर से हंसने लगा। अगर आर्यन उसके सामने घुटने टेक देता तो उसका प्रभाव पितृराज से भी ज्यादा हो जाएगा और वो धरती का राजा बन जाएगा। आर्यन मूल रूप से ड्रैगन क्षेत्र की समस्या को पहले हल करना चाहता था, लेकिन दारकाश को इतना घमंडी और उसके पूरे शरीर को सुनहरी चमक से चमकते देख उसे गुस्सा आ गया। दादाजी, सभी को पहले काले छेद के पास ले जाओ, सभी को। वज्रनाथ सिंह ने पूछा, और तेरा क्या? आलोक सिंह ने पहले उसे बताया था कि सिंह योद्धाओं को भी ड्रैगन क्षेत्र में ले जाने का जरूर कोई कारण होना चाहिए, पर आर्यन सिर्फ ड्रैगन योद्धाओं को नहीं, अपने सभी साथियों को ड्रैगन क्षेत्र में ले जाना चाहता था। दादाजी, जल्दी जाओ, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। आर्यन फिर दारकाश की ओर मुड़ा और वो ठंडी आवाज में बोला, अगर मैंने आज तुझे नहीं मारा तो मैं अपना सिर खुद काट लूंगा। दारकाश ने ठंडी हंसी हंसी, आर्यन, अगर मैंने आज तुझे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा सिर भी तेरा होगा। उसकी शक्तियां कम नहीं थीं। पिछले 1 साल में वह अमर महल में प्रशिक्षण ले रहा था और उसकी शक्तियों में जबरदस्त उछाल आया था। वो अब एक दूसरे लेवल का ब्रह्मवीर था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो किसी भी लेवल के अनंतवीर को आसानी से खत्म कर सकता था, यानी आर्यन से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वज्रनाथ सिंह ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और चिल्लाया, सभी सिंह योद्धा मेरे पीछे आओ। वो तेजी से अपने सभी योद्धाओं के साथ सिंह महल की ओर दौड़ा, जहां काला छेद चमक रहा था। रूबी, वाणी और अन्यों के पास आर्यन से कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वे अपने शब्दों को निगल गए और तेजी से वज्रनाथ सिंह के पीछे महल की ओर दौड़े। उनके दिलों में हल्की चिंता थी और वो प्रार्थना कर रहे थे, आर्यन, तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। उन सभी को काले छेद की ओर दौड़ते देख पितृराज ने भौहें सिकुड़ी और मन ही मन कहा, लगता है आर्यन के पास ड्रैगन क्षेत्र खोलने का कोई तरीका है। तुरंत पितृराज ने आदेश दिया, उनका पीछा करो। ब्रह्मवीर योद्धाओं का एक समूह उनके पीछे दौड़ा, लेकिन उसी पल आर्यन की आभा ने आकाश को भर दिया और जोरदार धमाकों की एक तीव्र श्रृंखला ने उन सभी ब्रह्मवीर योद्धाओं को रोक दिया। उसके होंठ मुड़े और उसने आकाश में खड़े पितृराज को घूरते हुए ठंडी हंसी हंसी, कोई यहाँ से नहीं गुजर सकता। पितृराज की आंखें दुष्ट हो गईं और वह ठंडी हंसी हंसा, हा हा हा, तू अब खुद दुनिया से गुजरने वाला है। आर्यन, तेरी बेकार जिंदगी अभी भी थोड़ी काम की है। हम तुझे नहीं मारेंगे, लेकिन एक हाथ या एक पैर काटने से ड्रैगन क्षेत्र को सक्रिय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हा हा, पितृराज ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा। पिछले साल वो आर्यन द्वारा बुरी तरह कुचल दिया गया था, मगर इस साल सब कुछ अलग था। पूरी धरती के महायोद्धा उसके साथ थे और सबसे जरूरी, अब वो एक ब्रह्मवीर था। वह खुद इतना शक्तिशाली था कि उसे अब किसी से डर नहीं लगता था। पितृराज के आगे बोलने से पहले ही आर्यन की आकृति अचानक गायब हो गई। उसने अपनी शून्य शक्ति को पूरे शरीर में फैलाया और सुपर सोल मोड में प्रवेश किया। उसने एक ब्रह्मवीर योद्धा पर निशाना साधा और अपनी हथेली से हमला किया। एक जोरदार आवाज के साथ उस योद्धा के सिर के ऊपर करोड़ों का नुकसान तैर गया और वो पल में मारा गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, लेकिन आर्यन का ध्यान अब इस पर नहीं था। वो तेजी से इधर उधर गया और इससे पहले कि कोई भी पहले लेवल का ब्रह्मवीर प्रतिक्रिया दे पाता, उनके चेहरों पर कई मुक्के बरसे। उन मुक्कों की ताकत से उनकी चेतना टूट गई और मन चकनाचूर हो गया।
एक के बाद एक 10 पहले लेवल के ब्रह्मवीर मारे गए, मानो वो कोई तरबूज हो जो खिलकर फट गए। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद। मैंने कहा ना, यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता, अगर दम है तो जाकर दिखाओ। आर्यन गरज रहा था। शून्य शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पितृराज की आंखें दुष्ट हो गईं और वह ठंडी हंसी हंसा। लगता है पिछले 1 साल में तेरी शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन इतने छोटे से सुधार से क्या होगा आर्यन, तू अभी बहुत कमजोर है। हा, सब एक साथ हमला करो, उसने आदेश दिया और तुरंत ही अपने हाथ से नीचे की ओर इशारा किया। रण संजाल सील। रोशनी की कई किरणें तेजी से नीचे उतरी, एक भयंकर पिंजरा बनाते हुए जो आर्यन की शक्तियों को सील कर रहा था। इसके अलावा 10 से ज्यादा ब्रह्मवीर योद्धाओं ने तुरंत हमला किया। रण संजाल सील बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इस सील को तोड़ना लगभग नामुमकिन था। आर्यन ने दोनों हाथों से पिंजरे की सलाखों को कसकर पकड़ा और कहा, मेरी शक्तियों को सील करना चाहता है? पितृराज, क्या तू सच में ऐसा कर सकता है? उसके हाथों में लगातार शक्तियां उमड़ रही थी और वो चिल्लाया, 10वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। उसकी ताकत डूब गई और उसकी बाहों में सारी शून्य शक्ति फट पड़ी, जिसने पिंजरे की 2 सलाखों को सीधे तोड़ दिया। तुरंत आर्यन ने अपने दाएं हाथ को झटका, जिसमें ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड चमकी और उसने हल्का सा घूमकर एक वार किया, डार्क ड्रैगन गॉड स्लैश। इस वार में डार्क ड्रैगन गॉड की शक्तियों के साथ शून्य शक्ति भी थी। पिंजरा बीच से ऐसे कट गया जैसे सिर्फ एक रुई का टुकड़ा हो। सील टूटते ही आर्यन की शक्ति फिर से सक्रिय हो गई। तुरंत उसका शरीर बाज की तरह बाहर उड़ा और अगले ही पल एक पंजे में एक ब्रह्मवीर का सिर धड़ से अलग कर दिया। ड्रैगन स्लेयर को रखकर उसने स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी को निकाला और मूव जकड़ तकनीक का उपयोग कर बाकी बचे 9 ब्रह्मवीरों पर निशाना साधा। उन सब की गर्दनों पर अब एक लाल निशान घूमने लगा था, मानो किसी तीरंदाज ने दूर से निशाना लगा रखा हो। उसी समय आर्यन ने कुल्हाड़ी को इतनी तेजी से और कुछ इस तरह फेंका कि वह एक ब्रह्मवीर की गर्दन को चीरती चली गई, फिर भूमि और एक अन्य ब्रह्मवीर की गर्दन को अलग करते हुए आर्यन के हाथों में आ थमी। वह दोनों ब्रह्मवीर इतनी तेजी से मरे कि किसी को कुछ प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला, वह चिल्ला तक नहीं सके। लेकिन आर्यन यहीं नहीं रुका, उसने फिर से कुल्हाड़ी को बाकी बचे ब्रह्मवीरों की ओर उछाल दिया। वो एक के बाद एक मर रहे थे। गर्दन हरण तकनीक सच में जबरदस्त थी। जब तक इससे दुश्मन मरता रहेगा इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। ये चाल एक सुरीली लय जैसी थी। कुल्हाड़ी सिरों को अलग कर रही थी और सिस्टम की आवाज बिना रुके बज रही थी। 10 सेकंड में 10 ब्रह्मवीर मारे गए और एक्सपी पॉइंट्स दिखा रहे थे कि अगर वो एक और को मार देता तो वह लेवल बढ़ा सकता था, वो एक ब्रह्मवीर बन सकता था। अब तक 1 मिनट बीत चुका था और सिर्फ 1 मिनट बाकी था। डार्क ड्रैगन और बाकी सब ड्रैगन बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने आर्यन से कोई जल्दबाजी नहीं करने को कही। वे बस चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने एक्सपी बार को देखा और फिर दारकाश को एक नज़र घूरा। उसके होंठ हल्के से मुड़ गए जैसे उसके मन में कोई शैतानी ख्याल आया हो। दारकाश, अब तेरी बारी है, आ अपनी गर्दन मेरे हवाले कर दे। दारकाश के शरीर से खतरनाक शक्तियां निकली, लेकिन उसने कोई हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत नर्क चक्र को नियंत्रित किया और उसे अपने सामने एक ढाल की तरह रख लिया। नर्क चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता था, अगर इसे तोड़ा गया तो उसके साथी तुरंत अंदर मर जाएंगे। ये आर्यन की कमजोरी थी। दारकाश ने आत्मसंतुष्ट हंसी हंसी, आर्यन, अगर तुझ में हिम्मत है तो नरक चक्र को तोड़ दे। हा, तेरे साथी भी अंदर मर जाएंगे। हा, वो आर्यन की कमजोरी को बखूबी जानता था। उसकी कमजोरी थे उसके साथी और परिवार। जब तक उनमें से कोई उसकी मुट्ठी में होगा आर्यन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नरक चक्र को अपने सामने देख आर्यन ने भौहें सिकोड़ ली, क्या तू इतना नीच है? हा, नीच का क्या मतलब है? बस कमजोर लोग ही ये शब्द बोलते हैं। दारकाश ने आत्मसंतुष्ट हंसी हंसी, ये निश्चित करते हुए कि वो आर्यन को हरा देगा। उसके पीठ के पीछे रखे हाथ में एक काले लाल रंग की ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी। जैसे ही उसने देखा कि आर्यन रुक गया, दारकाश के होठ शैतानी मुस्कान में बदल गए और उसने पीठ पीछे के हाथ से नरक चक्र पर जोरदार वार किया। घात डेविल। उस काली ऊर्जा की किरण ने नरक चक्र को भेद दिया और एक बेहद शक्तिशाली छाया बाहर निकली। ये एक विशाल डेविल था। बाहर निकलते ही उसने तुरंत अपनी हथेली से आर्यन के सीने पर घातक वार किया। इस अचानक हमले से आर्यन का शरीर दूर जाकर गिरा। उसके सीने में खून उबल रहा था और वो एक मुट्ठी खून उगलने से खुद को रोक नहीं पाया। ओ डेविल, चलो देखते हैं किसकी डेविल शक्ति ज्यादा खतरनाक है। एक छलांग के साथ वो हवा में उछल गया। उसके बाएं हाथ में ड्रैगन लांस, दाएं में ड्रैगन स्लेयर और मुंह में एक काला खंजर आ गया। उसके बाल सुर्ख लाल और पीठ से हड्डियों के काले पंख निकल आए।
उसका शरीर डेविल लपटों से जल रहा था। सफ़ेद भाप लगातार हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें सीधे उस डेविल पर टिकी थी। उस पल आर्यन की आवाज़ धीमी थी। उसने कहा, डेविल गॉड का प्रकोप। उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। वो इतनी तेजी से गुजरा कि नर्क चक्र से निकले उस डेविल को बीच से पूरा चीर गया। डेविल की लपटें धीरे धीरे बुझ गई और वो हवा में विलीन हो गया। ये केवल कुछ ही सेकंड में हुआ। इसके बाद आर्यन ने सिर उठाया और दूर खड़े दारकाश को घूरा। उसका शरीर फिर हिला। सुपर सोल मोड। आर्यन का शरीर एक बार फिर बदल गया। 1024 गुना शक्तियों के साथ उसने वार किया। शून्य ध्वनि। आर्यन के मुंह से एक बेहद घातक तरंग बाहर निकली। ये एक प्रभुत्व भरी गर्जना की तरह था जिसने पूरे शून्य को फाड़ दिया। यहाँ तक कि दारकाश के पास नर्क चक्र की शक्तियाँ थी, फिर भी वो इसे सहन नहीं कर पाया। उसका शरीर डूब गया। उसका सिर बेहद भारी महसूस हुआ और उसे हल्का चक्कर आया। ये वक्त बहुत कम था, बहुत कम, लेकिन एक योद्धा के लिए सबसे कम वक्त भी अत्यंत घातक हो सकता था। उस पल दारकाश ने सिर उठाया। आर्यन उसके सामने खड़ा था, अत्यंत विशाल दिख रहा था। अपने सामने खड़े आर्यन को देखकर दारकाश का शरीर कांप उठा। उसका दिल लगभग टूटने की कगार पर था। साफ साफ उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आर्यन, अगर तूने मुझे छूने की कोशिश की तो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी धमकी पूरी कर पाता, आर्यन की ठंडी बर्फीली आवाज ने हवा को चीर दिया। तो क्या? उसकी बाईं आंख हिली जिसमें 3 लाल बिंदु चक्री की तरह घूमे और अचानक एक अदृश्य लहर सीधे दारकाश के सीने में उतर गई। उसी पल दारकाश को एक जोरदार झटका लगा। उसने तुरंत अपना सीना पकड़ लिया और खून की उल्टी करने लगा। उसके चेहरे से साफ पता चला रहा था कि वो इस वक्त कितने दर्द में था। असल में आर्यन ने अभी अपनी करसनेन आंखों से एक सॉल हमला किया था। ये वार इतना घातक था कि एक ही झटके में दारकाश की करोड़ों की एचपी घट गई। लेकिन ये भी उसे मारने के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि उसकी एचपी आर्यन द्वारा मारे गए अन्य ब्रह्मवीरों से कुछ ज़्यादा थी। हालांकि ये कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आर्यन उसे आसानी से मार सकता था। उसने दारकाश को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया और ताबड़तोड़ उस पर मुक्के बरसाने लगा। हर मुक्के के साथ हवा में जोरदार धमाके गूंज रहे थे। उसकी मुट्ठियां तूफान की तरह थीं। दारकाश लगातार खून उगल रहा था। हर मुक्का करोड़ों एचपी का नुकसान पहुंचा रहा था। उसकी एचपी 400 में से केवल 200 करोड़ बची थी। उसकी हालत इस वक्त वास्तव में बेहद बुरी थी। इस दृश्य को देखकर हर कोई हक्का बक्का था। चंद्रनेत्र और पितृराज ने 1 साल पहले आर्यन से लड़ाई की थी, लेकिन उस वक्त और इस वक्त की तुलना में आर्यन पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी वर्तमान ताकत शब्दों से वर्णित नहीं की जा सकती थी। जब वो इतनी आसानी से दर्जनों ब्रह्मवीरों को खत्म कर सकता था, भले ही दारकाश के पास नर्क शक्तियां हो, वो आधा मिनट भी आर्यन के सामने नहीं टिकेगा। चंद्रनेत्र और पितृराज ने अपने बारे में सोचा, क्या वे इस ताकत के सामने टिक सकते थे? बिल्कुल नहीं। चाहे वो 5वें लेवल से ऊपर के ब्रह्मवीर ही क्यों ना हो, आर्यन के सामने उनका टिकना नामुमकिन था। भले ही आर्यन को शून्य शक्ति भाग्य से मिली हो। अगर सच कहूं तो इसे भाग्य कहना गलत होगा। भला कौन से भाग्य की कीमत अपनी आत्मा से चुकाई जाती थी, और जिस दर्द में आम इंसान सांस लेना भी भूल जाए, आर्यन ने वही दर्द आंखें बंद कर गले लगाया था। और उस अंधेरे बेमर्यादा अंतरिक्ष में, जहां शून्य धाराएं चेतना तक को चीर डालती हैं, कोई होशमंद जीव वहां जिंदा लौटने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन आर्यन, उसने शून्य शक्ति अवशोषित कर इसे अपने लिए भाग्य बनाया। ऐसा पागलपन भरा कदम केवल एक पागल ही उठा सकता था। हर मुक्का मांस पर लग रहा था और हर मुक्के के साथ दारकाश का खून हवा में उड़ रहा था। भाई पितृराज, क्या हमें कदम उठाना चाहिए? शत्रुघ्न ने धीमी आवाज में पूछा। आखिरकार वह सहयोगी थे। दारकाश को ऐसे मरते देखना अच्छा नहीं होगा। चंद्रनेत्र भी पितृराज की ओर देख रहा था। वो दोनों डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कहीं दारकाश के बाद अगला नंबर उनका ना हो। अगर वो अभी एक साथ उस पर हमला करते तो कम से कम वह आर्यन को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। लेकिन पितृराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजानों को बांटने के लिए एक व्यक्ति कम हो, क्या ये बेहतर नहीं है? उसके शब्दों ने शत्रुघ्न और चंद्रनेत्र को स्तब्ध कर दिया। पितृराज की आंखों में आत्मविश्वास की एक ऐसी चमक थी जो वहां मौजूद किसी में नहीं थी। चिंता मत करो, उसने कहा। आर्यन ज्यादा देर तक उछल नहीं पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे अपन कर सकता हूँ। पितृराज का यह आत्मविश्वास एकल चाकू की शक्ति से आया था, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी प्राणी को धरती पर झुका सकती थी। ये शक्ति उसे एक अन्य लोक के शक्तिशाली व्यक्ति से प्राप्त हुई थी। इसीलिए वो आर्यन को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। आखिरकार यह एक उच्च स्तरीय लोक के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा दी गई शक्ति थी। इसलिए पितृराज का कोई इरादा नहीं था कि वो कदम उठाए। उधर आर्यन का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा था। दारकाश का शरीर अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसके चेहरे पर इतने जख्म थे कि पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अभी कम नहीं हुई थी।
उसने अपने दिमाग से नर्क चक्र को नियंत्रित किया और जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, वो काले कोहरे के एक द्रव्यमान में बदल गया। कोहरा तुरंत गाढ़ा हो गया और दारकाश ऊपर आसमान में फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला था और शरीर खून से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आग थी। उसने नरक चक्र को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और आर्यन को घूरते हुए चिल्लाया, फिर से, आर्यन, तू कमीना, फिर से आकर मुझे छू। उसके हाथ नरक चक्र को कसकर पकड़े हुए थे। अगर आर्यन ने हिलने की हिम्मत की तो वो नरक चक्र को नष्ट कर देगा। दारकाश ने कहा, तेरे साथी और तेरी एस्फीरा इसमें अंदर है। जैसे ही मैं अपनी उंगली को हिलाऊंगा, नरक चक्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तू घमंडी है ना? आ और मुझे उड़ा दे। दारकाश का गुस्सा अब एक ज्वालामुखी की तरह फट रहा था, लेकिन आर्यन की आंखों में केवल हत्या का इरादा था, जो पहले से कहीं अधिक भयंकर हो चुका था। उसका शरीर एक तार की तरह तना हुआ था और उसके हाथ अभी भी तूफान बनने को तैयार थे। नील ड्रैगन ने याद दिलाया, मास्टर, तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 सेकंड हैं। केवल 10 सेकंड बाकी थे। एक तरफ उसके भाई जैसे 7 वॉर गॉड्स थे, दूसरी तरफ उसका पूरा परिवार। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसे अब एक विकल्प चुनना था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, उसके जोड़ों से चटकने की आवाज आई। दारकाश के सिर के ऊपर एचपी को देखते हुए आर्यन ने मन ही मन सोचा, मैं अभी भी उसे एक वार में नहीं मार सकता। अगर वो उसे एक वार में नहीं मार सका तो हातिम और बाकी लोग मर जाएंगे। आर्यन अपने भाइयों की जान के साथ मजाक नहीं करेगा, चाहे कैसा भी समय हो, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। नील ड्रैगन ने फिर से कहा, मास्टर, पहले ड्रैगन क्षेत्र चलो। उन्हें कुछ नहीं होगा, वक्त लगभग खत्म हो चुका था। अगर वो ड्रैगन क्षेत्र को नहीं खोलते तो ड्रैगन क्षेत्र ढह जाएगा, दक्षिण तरंग महाद्वीप ढह जाएगा और अंत में पूरी धरती ढह जाएगी। दारकाश ने आत्मसंतुष्ट हंसी हंसी, हा आर्यन, अब तू मुझ पर हमला नहीं करेगा। हा, क्यों नहीं कर रहा हमला? कमीने, तूने मुझे छूने की हिम्मत की है, मैं वादा करता हूँ कि तुझे इसका 100 गुना चुकाना पड़ेगा। आर्यन की आंखें गहरी हो गई और वो बेहद गुस्से में था। अगर उसे हातिम, एस्फीरा और बाकियों की फिक्र नहीं होती तो वो दारकाश को अभी मौत के घाट उतार देता। उसी समय पितृराज हिला और दारकाश के सिर के ऊपर तैरने लगा। उसने नीचे मौजूद आर्यन को घूरा और हंसते हुए कहा, आर्यन, तेरे पास अब भी एक रास्ता है, अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मान ले, वरना सिंह साम्राज्य में चारों तरफ बस लाशें होंगी, मैं इसे शमशान बना दूंगा। एक एक करके सारे अनंतवीर और ब्रह्मवीर उतरे और पितृराज के पीछे खड़े हो गए। वो आर्यन को तिरस्कार भरी ठंडी नजरों से घूर रहे थे। दूर वज्रनाथ सिंह और बाकी लोग महल तक पहुंच चुके थे, लेकिन वे आर्यन के लिए चिंतित थे और अपने दिलों में उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। समय बिल्कुल न के बराबर बचा था, लेकिन आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसका पूरा परिवार था और दूसरी तरफ उसके 7 वॉर गॉड्स और एस्फीरा। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता था, भले ही दुनिया खत्म हो जाए। दारकाश फिर से हंसा, आर्यन, कुत्ते की तरह आज्ञाकारी बन, समझा? हा। पितृराज और उसके पीछे के सारे योद्धा भी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें नहीं पता था कि अगर जल्दी ही आर्यन ने ड्रैगन क्षेत्र को नहीं खोला तो पूरी धरती ढह जाएगी, पूरा लोक खत्म हो जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि केवल आर्यन ही उन्हें बचा सकता था। आर्यन ने उनकी घिनौनी हंसी देखी, उनके तिरस्कार भरे चेहरों को देखा और बोला, तुम्हें हंसना पसंद है ना? तो तुम सब एक साथ नरक में जाओ। अब आर्यन का शब्द सीमा पार कर चुका था। धरती को बचाना क्या, लोक को बचाना क्या, इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसकी जागरूकता इतनी ऊंची नहीं थी कि वो धरती के अरबों लोगों को बचाने के चक्कर में अपने भाइयों और परिवार को कुर्बान कर दे। आर्यन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनों के लिए धरती तो क्या, पूरी कायनात को जिंदा फूंक सकता था, और इन लोगों की हंसी तो उसके दिल की नस को छू गई थी। वो ऐसे लोगों को क्यों बचाए? अचानक आर्यन की आंखों में खून उतर आया। उसके खूनी दिलमार की शक्ति पागलपन से उमड़ पड़ी और उसने दारकाश पर निशाना साधा। तुझे छूने की हिम्मत नहीं है ना? तो चल देख। दारकाश की भौहें सिकुड़ गई। आर्यन के शरीर से उमड़ते खूनी इरादे को महसूस करते हुए वो घबरा गया। आर्यन, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तुझे डर नहीं कि मैं उन सबको मार डालूंगा? उसी पल एक उन्मादी आवाज गूंजी, मुझे मारना, मैं तुझे मार डालूंगा। ये हातिम की आवाज थी। नर्क चक्र हिला और हातिम का शरीर, जो सुनहरी चमक से ढका था, बाहर निकला। बाकी के वॉर गॉड्स भी उसके पीछे पीछे आए और अंत में एक और शख्स बाहर निकला। वो आलोक सिंह था। तुम सब। दारकाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे नर्क चक्र से बाहर कैसे आ सकते थे। नर्क चक्र बहुत ज्यादा भयंकर था। 800 मृत्यु के तरीके कोई भी उनको सहन नहीं कर सकता था। लेकिन दारकाश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आलोक सिंह नर्क चक्र में प्रवेश कर सकता था। असल में उसे नहीं पता था कि आलोक सिंह वो व्यक्ति था जो मृत्युदूत के साथ संधि में था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो नहीं जा सकता था।
मारो। अचानक सातों वॉर गॉड्स ने एक साथ हमला किया और दारकाश को हवा में ही कैद कर दिया। उसके हाथ पैर हिल तक नहीं रहे थे। आर्यन पागलपन से हंसा, हा हा हा। दारकाश, अब मर जा। दारकाश की आंखें कांप गईं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। आर्यन, मैं एस्फीरा का पिता हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता। भाई पितृराज, मुझे बचा लो। पूर्वज चंद्रनेत्र, मुझे बचा लो। लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसी पल में अचानक आर्यन उसके सामने आ गया और उसकी ठुड्डी पर एक खतरनाक लात मारी। फिर जोर से चिल्लाया, पिताजी महल में जाओ। हातिम, वीरन, तुम सब भी जाओ। उसके बोलते ही आर्यन की बाहें फैल गईं और एक तोप जैसी खतरनाक शक्ति दारकाश के सीने पर गिरी, जिससे वो महल के काले छेद की दिशा में उड़ गया। बुरा हुआ, आर्यन ड्रैगन क्षेत्र खोलने जा रहा है। चंद्रनेत्र को आर्यन की योजना समझने में देर नहीं लगी। उसके साथ खड़े पितृराज और बाकियों के चेहरों का रंग बदल गया। ड्रैगन क्षेत्र खुलने वाला था और वो इसे चूक नहीं सकते थे। यहाँ आने का उनका उद्देश्य केवल ड्रैगन क्षेत्र के गुप्त खजानों को हासिल करना था। तुरंत पितृराज के पीछे खड़े सारे अनंतवीर और ब्रह्मवीर योद्धा अपने लालच पर काबू नहीं कर पाए और वे सभी महल की ओर दौड़ पड़े। उसी पल आलोक सिंह के शरीर पर मृत्युदूत के प्रतीक फैल गए। उसने भारी आवाज में कहा, कोई भी महल के पास जाने की सोचना भी मत। उसका दायां हाथ एक हथेली बन गया और उसने इसे जोर से जमीन पर पटक दिया। उसके शरीर पर प्रतीक जैसे मानसिक मंत्र थे और वह एक एक करके जमीन पर गिरे, एक विशाल संरचना बनाते हुए। तुरंत आलोक सिंह ने अपने खून की एक बूंद टिपकाई और उसकी शक्तियां नाटकीय रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसने आसमान की ओर देखा और जोर से गर्जना की, मृत्युदूत उतरो। हवा को चीरती हुई एक प्रचंड मृत्यु ऊर्जा आसमान से उतरी और संरचना के केंद्र में आकर फटी। इसके बाद एक अतुलनीय क्रूर छाया, जिसके हाथ में एक विशाल काली हंसिया थी, धीरे धीरे जमीन की गहराई से उभरी। ये खुद मृत्युदूत था। उसकी खाली आंखें और भयानक हंसी हर किसी के दिल में गूंजी। हा, आलोक सिंह, तेरी आखिरी इच्छा बाकी है, मैं इसे पूरा करूंगा। मृत्युदूत को देखते ही आर्यन हवा में रुक गया। उसका चेहरा गहरा पड़ गया और वो जोर से चिल्लाया, पिताजी। वज्रनाथ सिंह भी चौंक गया। बेटा, नंदीश भी हतप्रभ था और बुदबुदाया, बड़े भाई। सब स्तब्ध रह गए। आलोक सिंह का रहस्यमयी ढंग से गायब होना और फिर यूं इस तरह प्रकट होना सभी के दिलों को दुखा रहा था। अब वो समझ गए कि उसने मृत्युदूत के साथ अनुबंध बनाया होगा। वज्रनाथ सिंह की आंखों में आंसू थे। हे ऊपर वाले, तूने मेरे सिंह परिवार के साथ, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आलोक सिंह ने महल की दिशा में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपका बेटा अक्षम है, मुझे माफ कर देना। फिर उसने आर्यन से कहा, बेटा, अब सिंह परिवार तेरे हवाले है। मुझे पूरा विश्वास है कि तू सब संभाल लेगा। इसके बाद वो हंसते हुए बोला, मृत्युदूत, शुरू करो। हातिम और बाकी वॉर गॉड्स भी वहीं रुके रहे। वे आर्यन के लिए थोड़ा और वक्त निकालना चाहते थे। उसी समय आर्यन का 8वां वॉर गॉड, जिसे आर्यन ने अब तक नहीं देखा था, शून्य को भेदता हुआ आया। वो एक भिखारी के कपड़ों में साधु जैसा था, जिसके हाथों में एक टूटी हुई पंखी थी। आर्यन ने सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 हॉल अध्यक्षों को मारकर 8वें वॉर गॉड का मिशन पूरा किया था, और तब से अब तक आर्यन ने इसे कभी नहीं बुलाया था। हालांकि अब भी आर्यन ने इसे नहीं बुलाया था, ये पूरी तरह आर्यन के नियंत्रण से बाहर था। वो खुद ही शून्य को भेदकर बाहर निकल आया। वो हातिम और अन्यों के पास उतरा। उसी पल 8 के दिल अचानक हिल गए। थंडर शक्ति, डेविल बुद्ध शक्ति, अभेद्य शक्ति, जल शक्ति, तलवार शक्ति, ब्लेड शक्ति, काल शक्ति और अंत में खुद लुरेज की शक्ति, वे सभी एक साथ जुड़ गई। शुरुआत से ही उन 8 की शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और जैसे ही वो पास आए, तुरंत उनमें तालमेल बैठ गया। अरे, ये पंखी वाला साधु बाबा ऐसा क्यों लग रहा जैसे मेरा बिछड़ा भाई हो? मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। गौरांग बोला, सही पहचाना, ये हमारा 8वां भाई है। हातिम ने तुरंत हंसते हुए कहा। फिर उसने साधु से पूछा, वैसे भाई, तूने अभी अपना नाम क्या बताया था? साधु ने अपने हाथ जोड़े और हल्के से कहा, इस गरीब साधु का नाम लुरेज है। हातिम ने कहा, मैं हातिम। वीरन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वीरन। फिर उन्होंने एक एक करके अपना परिचय दिया। साथ ही वे सब हंस रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, वे आर्यन के लिए पितृराज और अन्यों को रोकेंगे। भले ही उनकी मृत्यु हो जाए, वो उन्हें अपनी जान देकर रोकेंगे, क्योंकि वे आर्यन के भाई थे। वे आर्यन के 8 वॉर गॉड थे। चूंकि वे 8 वॉर गॉड्स में से एक थे, उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करना ही होगा। 8 बेहद उत्साहित थे। वे आर्यन से मिलने के लिए उत्साहित थे, इतने शानदार मास्टर के लिए उत्साहित थे, और उनमें से किसी को कोई पछतावा नहीं था कि वह शायद आर्यन से हमेशा के लिए बिछड़ने वाले थे, क्योंकि आर्यन ने उन्हें एक अलग दुनिया दी थी, एक ऐसी दुनिया जहां वो अपनी पूरी जिंदगी बढ़ाई मार सकते थे। उसी पल आलोक सिंह ने भारी गर्जना की और बोला, मृत्युदूत। मृत्युदूत हल्के से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैंने जो वादा किया है उसे जरूर करूंगा।
आलोक सिंह, इस मामले के अलावा तेरे पास बस एक आखिरी इच्छा बाकी रहेगी, इसे संभाल कर रखना। हाँ, उसके बोलते ही मृत्युदूत की खोखली आंखें कांप गईं और उसकी शक्ति की एक किरण बाहर निकली। इसने तुरंत अमर महल के सभी योद्धाओं को रोक दिया और महल के चारों ओर एक बैरियर बना दिया। इस बैरियर के होते हुए बाहर का कोई भी अंदर नहीं जा सकता था और ना ही अंदर का बाहर आ सकता था। नहीं 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 पिताजी, आर्यन चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन एक मोटी शक्ति ने उसे रोक दिया। वीरन, हातिम, औजा। वो बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हुए जोर जोर से दहाड़ रहा था। हातिम ने उसकी ओर देखा और बोला, मास्टर, तुमसे मिलना हमारी जिंदगी की सबसे शानदार बात है। हाँ। बाकी के वॉर गॉड्स भी मुस्कुराते हुए बोले, मास्टर, अपना काम करो और इन लोगों को हम पर छोड़ दो। हाँ, आखिरकार पूरी ताकत से लड़ने का वक्त आ गया है। आर्यन उनके पास जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सका। तभी नील ड्रैगन ने कहा, आर्यन, तुमने समय पहले ही गंवा दिया है। अब धरती लोक का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से गायब होने वाला है और ये सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। तुम किसी को नहीं बचा सके, ना खुद को, ना हमें और ना अपने दोस्तों और परिवार वालों को। तुम। उसी पल समुद्री ड्रैगन बोला, नील भाई, यह अभी उसे सबक सिखाने का वक्त नहीं है। अपनी यह बुजुर्गों वाली बातें बाद में करना। मास्टर, डार्क ड्रैगन भी बोला, नील भाई की बकवास पर ध्यान मत दो। अभी के लिए मृत्युदूत के इस बैरियर ने ड्रैगन क्षेत्र के विनाश को रोक लिया है। हमें नहीं पता ये कब तक इसे रोक कर रखेगा, इसलिए आपको जल्दी करनी चाहिए और जाकर इसे खोलना चाहिए। सारे ड्रैगन क्षेत्र में अंदर जाने के लिए बेहद अधीर थे। समय लगभग खत्म हो चुका था। अगर वे ड्रैगन क्षेत्र नहीं खोलते तो वो काला छेद पूरी धरती को निगल लेता और उसके बाद कोई जीवित नहीं बचता। लेकिन अभी के लिए मृत्युदूत ने उस तबाही को कुछ देर के लिए टाल दिया था और शायद ये आलोक सिंह की बदौलत था। दारकाश जोर से हंसा और बोला, आर्यन, तेरा बाप, तेरे दोस्त सब मारे जाएंगे। हा। तो ये कैसा एहसास है? जरूर बहुत मजेदार होगा। हा। उसकी इस बात ने आर्यन को और ज्यादा भड़का दिया। उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं। उसने महल के पास पड़े दारकाश को घूरा और गर्जना की, तेरी माँ की। एक मुक्के में उसने दारकाश को सीधे काले छेद में उड़ा दिया और कहा, मर कमीने। आर्यन लगभग पागलपन की स्थिति में गिर गया। उसने वज्रनाथ सिंह से जोर से कहा, दादाजी, जल्दी से मुझे अपने खून की एक बूंद दो। वज्रनाथ सिंह ने तुरंत अपने खून की एक बूंद आर्यन की ओर उड़ा दी। आर्यन ने इसे लपका और अपने दाएं हाथ में ड्रैगन क्षेत्र के दिल को बाहर निकालकर उस पर टपका दिया। जैसे ही खून की बूंद ड्रैगन क्षेत्र के दिल ने अवशोषित की, वो जोर से चिल्लाया, तीसरा स्तर खोलो। उसी पल में आर्यन ने अपने ड्रैगन शरीर को भी सक्रिय कर लिया। उसकी हर कोशिका में भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। आर्यन ने आसमान से गिरती रोशनी के बीच काले छेद को देखा और अपनी मुट्ठियां कस लीं, चलो अब ये आजमाते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही रोशनी के पास पहुंच गया। नील ड्रैगन ने तुरंत कहा, आर्यन, ये तुम क्या पागलपन करने जा रहे हो? तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो कि इसमें सीधे घुस सको। तुम इसे नहीं सह पाओगे। हाँ मास्टर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ड्रैगन क्षेत्र खोलने का ये सही तरीका नहीं है। मास्टर, सभी ड्रैगन चिल्लाए, लेकिन आर्यन ने गति कम नहीं की और रोशनी में क्रूरता से घुस गया। ये बताने की जरूरत नहीं कि वो रोशनी कितनी भयंकर थी। कई ब्रह्मवीर तो उसे छूते ही राख बन गए, इसलिए वो सब डर गए। आर्यन को रोशनी में घुसते देख मेघा की आंखें गहरी हो गईं। उसका दिल जैसे गले में अटक गया और वो सांस लेना तक भूल गई। बाकी लड़कियों का भी यही हाल था। उनमें से कुछ जोर से चिल्लाए, आर्यन, यंग मास्टर, कमीने, ये तुम क्या कर रहे हो? उनके दिल गले में अटक गए। वज्रनाथ सिंह भी आर्यन को ही देख रहा था। आलोक सिंह भी उसे देख रहा था। पितृराज, शत्रुघ्न और चंद्रनेत्र भी उसे देख रहे थे। इस वक्त हर किसी की नजरें आर्यन पर टिकी थी। उसकी आकृति एक काले बिंदु की तरह नजर आ रही थी जो उस तेज रोशनी की ओर बढ़ रहा था। क्या वो आत्महत्या करना जा रहा था? क्या वो पागल हो चुका था? सबके दिलों में यही सवाल थे। सबने उस रोशनी की भयानक शक्ति को देख लिया था। वो उसके पास जाने वाले को राख में बदल देती थी। तो फिर आर्यन ने ऐसा पागलपन भरा कदम क्यों उठाया? आर्यन, जल्दी पीछे हटो। ये सही तरीका नहीं है। हम सबको तुम्हें अपनी शक्ति देनी होगी। तुम ये, नील ड्रैगन चिल्लाता रहा। लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने कहा, अभी। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, दारकाश को मारने पर तुम्हें 190 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स, 20 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें नरक चक्र मिला है। बधाई हो आर्यन। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी, लेकिन आर्यन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया सिवाय एक को छोड़कर। बधाई हो आर्यन, तुमने अगले स्तर पर ब्रेक थ्रू किया है। वर्तमान स्तर, पहले लेवल का ब्रह्मवीर। तुरंत ब्रह्मवीर की शक्तियां और रक्षा तेजी से आर्यन के शरीर में दौड़ गई, जिससे उसके ड्रैगन शरीर की शक्ति और भी मजबूत हो गई। उसी पल आर्यन रोशनी के बीच काले छेद के पास पहुंच गया।
खत्म हो गया, आर्यन खत्म हो गया। सबके दिल बैठ गए। उनकी नजरों में अब आर्यन पक्के तौर पर मर चुका था। पितृराज की आंखें भी कांप उठी। नहीं, उसकी सारी उम्मीदें केवल उस पर टिकी थीं। उस पल यहाँ तक कि मृत्युदूत भी देख रहा था कि रोशनी में आर्यन की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई थी। एक पल को जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई थी। एक भी आवाज नहीं थी। अचानक आरू ने हंसते हुए सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और बोली, बड़े भाई अभी भी जिंदा है। आसमान से गिरती चमकदार रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी और नीचे रोशनी के बीच काले छेद के पास एक इंसानी आकृति नजर आ रही थी। कुछ सेकंड बाद भनन की आवाज के साथ रोशनी पूरी तरह गायब हो गई और महल में विशाल काला छेद सुनहरी चमक के साथ झिलमिलाया। फिर अचानक एक विशाल सफेद दरवाजे में बदल गया। खुल गया, ये खुल गया। नील ड्रैगन ने तुरंत ड्रैगन क्षेत्र के भीतर की शुकुंदायक आभा को महसूस किया। उस क्षणभंगुर पल में आर्यन ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था। ड्रैगन क्षेत्र के दिल को फ्यूज किया और ड्रैगन शरीर की शक्ति का विस्फोट किया। उसका ये कदम वास्तव में बेहद चौंकाने वाला था। वो सच में पागल था। उसने बस अपने ड्रैगन शरीर के बल पर उस रोशनी की विनाशकारी शक्ति को झेल लिया। बधाई हो आर्यन, तुमने ड्रैगन क्षेत्र खोल दिया है। तुम्हें 10 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स, 10 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 लाख शॉप पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन का पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन अपने पिता की दिशा में देखते हुए उसकी आंखें कुछ गहरी हो गईं। उसने धीरे से कहा, बाबा चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से ड्रैगन क्षेत्र को पूरा खोलूंगा और उस काम को खत्म करूंगा जो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। आर्यन ने अपने 8वें वॉरगॉड से कहा, तुम लोग डटे रहना, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। फिर वो वज्रनाथ सिंह की ओर मुड़ा, दादाजी चलो अंदर चलते हैं। वज्रनाथ सिंह चौंक गया। छोटू, तेरे बाबा? वो आर्यन ने एक जबरदस्ती की मुस्कान बनाई और बोला, दादाजी चिंता मत करो, बाबा को कुछ नहीं होगा। उसने ऐसा कहा क्योंकि आर्यन जानता था ज्यादा से ज्यादा वो फिर से मृत्युलोक में जाएगा। भले ही मृत्युदूत ने उसके पिता से जीवन ऊर्जा के बदले संधि की हो, लेकिन ये केवल इतना ही नहीं हो सकता। शायद मृत्युदूत को उसके पिता से कुछ और भी जरूरी चाहिए था। इसके अलावा आर्यन अभी इतना ताकतवर नहीं था कि मृत्युदूत के बैरियर तक को तोड़ सके। फिर अपने पिता को मृत्युदूत से बचाने की बात तो दूर थी, अभी वो बस एक ही चीज कर सकता था, वह था ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश करना और ज्यादा शक्ति हासिल करना। ड्रैगन पंजे को फ्यूज करना और ड्रैगन क्षेत्र मिशन को पूरा करना। सारे ड्रैगनों को उनकी शक्ति की पीक तक पहुंचना। वज्रनाथ सिंह हल्के से कांप रहा था और बोला, सभी सिंह योद्धा सुनो, सब दरवाजे में प्रवेश करो। फिर आर्यन ने रूबी, वाणी और अन्य लड़कियों की ओर देखा। उन्हें परिपक्व और भी सुंदर देखकर आर्यन ने खुद को दोषी ठहराया। मुझे माफ करना तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। रूबी आगे बढ़ी और बोली, यंग मास्टर ऐसा मत कहो। मेघा ने भी कहा, आर्यन हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। आर्यन के कंधों पर बोझ उनके लिए अकल्पनीय था और ये अतुलनीय रूप से भारी था। आर्यन ने हल्के से कहा, आज से मैं तुम्हें फिर कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। चलो अब अंदर चलते हैं। आर्यन ने अपना दायां हाथ बढ़ाया और रूबी का छोटा सा हाथ पकड़ा। रूबी का शरीर हल्के से कांप गया और उसके गाल लाल हो गए। वो थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन वाणी का स्वभाव हमेशा से जंगली रहा था। उसने सीधे आर्यन की बांह पकड़ ली और बोली, पति जी मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगी। आओ देखते हैं कि ड्रैगन क्षेत्र कैसा है। आर्यन ने उनके हाथों को कसकर पकड़ा और ड्रैगन क्षेत्र के दरवाजे में कदम रखा। वज्रनाथ सिंह और बाकी लड़कियां भी उसके पीछे पीछे थी। हजारों सिंह योद्धा भी उनके पीछे दरवाजे में प्रवेश कर गए। पितृराज केवल देख सकता था कि आर्यन अंदर जा रहा है, कुछ करने में असमर्थ। उसके दिल की अनिच्छा उसे पागल कर रही थी और वो जोर से चिल्लाया, मारो, बैरियर को तोड़ दो। ड्रैगन क्षेत्र खुल चुका था, लेकिन अब वो अंदर नहीं जा सकता था। सैकड़ों सालों का इंतजार, इन सभी सालों का काम व्यर्थ था। इसने पितृराज के दिल को स्वीकार करने में असमर्थ बना दिया। उसकी आंखें आलोक सिंह को घूर रही थीं और उसने कहा, आलोक सिंह मैं तुझे मरते देखना चाहता हूँ। आलोक सिंह हंसा और बोला, पितृराज क्या तू हमेशा से ड्रैगनों का गुप्त खजाना प्राप्त करना नहीं चाहता था? क्या तू हमेशा से ड्रैगन क्षेत्र को खोलना नहीं चाहता था? अब ड्रैगन क्षेत्र खुल चुका है, लेकिन तू अंदर भी नहीं जा सकता। ये कैसा एहसास है? हा पितृराज, मेरी पत्नी को वापस कर दे, वरना तेरी नस्लें भी मिट जाएंगी। आलोक सिंह भी बिना किसी परवाह के आगे बढ़ा। उसकी गर्जना बिजली की तरह थी। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति छोड़ दी। एक लंबी तलवार चमकी और आकाश को तलवार के फूलों से भर दिया। हर तलवार का फूल एक तलवार आत्मा की तरह था। ये उसका स्वॉर्ड इंटेंट था, जो अतुलनीय रूप से क्रूर था। उसी पल चंद्रनेत्र भी गरज उठा, उन्हें मारो। हातिम ने अपना थंडर हथौड़ा ऊपर उठाया और उसने कहा, भाइयों चलो अब हमारा वक्त आ गया है। आज हम इन अमर महल के कुत्तों को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। चलो। ये कहते हुए हातिम ने तुरंत अगुवाई की।
उसका पूरा शरीर क्रेगन गॉड की शक्ति से उमड़ रहा था और सुनहरी चमक के साथ उसने एक अनंत वीर पर, जो बैरियर की ओर आगे बढ़ रहा था, हमला किया। मर कुत्ते! थंडर हथौड़े पर बिजली की धाराएं ऐसे बल खा रही थी जैसे नागिन, और इसने सीधे उस अनंतवीर के सिर को पिचका दिया। उसका सिर उसके धड़ में घुस गया और वो बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद 8 वॉरगॉड्स ने अमर महल के योद्धाओं पर पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। अचानक ही सिंह साम्राज्य के ऊपर आसमान में अंधकार छा गया और केवल कुछ रंग बिरंगे धमाके गूंज रहे थे, जिनसे पूरे दक्षिण तरंग महाद्वीप की धरती कांप रही थी। 8 वॉरगॉड्स का दिल आपस में जुड़ा हुआ था और उनकी शक्तियां भी एक दूसरे से जुड़ी थी, इससे वे 8 गुना ताकतवर हो जाते थे। तो स्वर्गवीर, दिव्यवीर और अनंतवीर जैसे योद्धा उनके सामने कुछ नहीं थे। उन्होंने कुछ ही देर में अमर महल के सैकड़ों योद्धाओं को खत्म कर दिया। कालशाप! वीरन की काल शक्ति इतनी भयानक थी, जो भी योद्धा उसके पास आते पल में पत्थर की मूर्त बन जाते। स्वॉर्ड स्पिरिट्स! औजा की 3 तलवारें किसी गाजर मूली के तरह उनके शरीरों को टुकड़ों में काट रही थी। नीर बवंडर! मीनराज के चारों ओर कई ऊंचे ऊंचे तूफानी बवंडर घूम रहे थे और बैरियर की ओर उड़ते योद्धाओं को दैत्यों की तरह निगल रहे थे। आलोक सिंह अकेला पितृराज, शत्रुघ्न और चंद्रनेत्र से लड़ रहा था और वो बराबरी पर थे। आसपास के अन्य ब्रह्मवीर योद्धा उनकी लड़ाई में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। वो लगातार उनके हमलों द्वारा आती लपटों से पीछे धकेले जा रहे थे। जब ये सब सामान्य रूप से चल रहा था, तभी मृत्युदूत, जो अब तक नहीं हिला था, ने अचानक कहा, आलोक सिंह, वक्त खत्म हो गया। उसके बोलते ही मृत्युदूत के हाथ की हंसिया अचानक हिली और सीधे आलोक सिंह के शरीर में धंस गई, जो उसके सीने को भेदती हुई उसकी पीठ से बाहर निकल आई। फिर मृत्युदूत ने उसे अपने पास खींच लिया। आलोक सिंह गुस्से में चिल्लाया, मृत्युदूत, मुझे थोड़ा और वक्त दो, बस थोड़ा और। मृत्युदूत रुक गया और हल्के से बोला, तेरे पास अभी भी एक आखिरी इच्छा है और मैं इसे पूरा करूंगा। क्या तू अपनी आखिरी मौका इस्तेमाल करना चाहता है? आलोक सिंह चुप रहा। वो चाहता था कि मृत्युदूत अभी पितृराज को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो जो चाहता था वह पितृराज की जान नहीं थी, बल्कि अपनी पत्नी का ठिकाना था। इसके अलावा वो उसको ढूंढने का मौका आर्यन के लिए छोड़ना चाहता था। उसे आर्यन के लिए सब कुछ छोड़ना था। ये उसके जीवन में वह सब कुछ था जो वो कर सकता था, और वो आर्यन को अभी यहाँ रुकने नहीं दे सकता था। उसे शक्तिशाली बनना होगा, और ज्यादा शक्तिशाली। ये सोचकर आलोक सिंह चुप रहा। मृत्युदूत हंसा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, चूंकि तू अब अपना आखिरी मौका उपयोग नहीं करना चाहता, तो मेरे साथ मृत्युलोक में चल। आलोक सिंह का शरीर मृत्युदूत की हंसिया में फंदे में फंसी मछली की तरह लटका हुआ था और उसका खून तेजी से बह रहा था। चाचा आलोक! हातिम तेजी से मुड़ा और अपने हथौड़े से विशाल मृत्युदूत पर हमला किया, गुस्से में गाली देते हुए, अगर तुझे नरक जाना है तो जा, चाचा आलोक को मत छू। हातिम की शक्ति के गिरने से पहले ही मृत्युदूत की आंखें हल्के से उठीं। भनन की आवाज के साथ हातिम एक अदृश्य शक्ति द्वारा 10,000 मीटर दूर उड़ा दिया गया और उसके शरीर से गुजरने वाली सभी इमारतें खंडहर में बदल गईं। अन्य 7 वॉरगॉड्स भी तेजी से बढ़े, लेकिन उनके हमले गिरने से पहले ही मृत्युदूत ने अपनी आंखों से उन्हें हातिम की तरह दूर उछाल दिया। आलोक सिंह जोर से चिल्लाया, पास मत आओ। इसके तुरंत बाद मृत्युदूत का शरीर गायब हो गया। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। आर्यन ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था।
पितृराज किसी भी कीमत पर आर्यन को ड्रैगन क्षेत्र के सारे खजानों को हथियाने नहीं दे सकता था। वो सैकड़ों सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था। अब जब अवसर उसके सामने था, उसे इसे पूरी ताकत से हथियाना था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका मरना तय था। इसलिए पितृराज बिना किसी परवाह के आगे बढ़ा और अपने लोगों को हुंकारते हुए आदेश दिया, जल्दी करो, ड्रैगन क्षेत्र की ओर बढ़ो। मृत्युदूत का बैरियर गायब हो चुका था और अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन तभी दूर से एक जोरदार धमाका गूंजा। मलबे के ढेर से हातिम का शरीर गुस्से और शक्तियों से थरथराता हुआ उभरा और उसने गर्जना की, ड्रैगन गॉड शक्ति का तीसरा स्तर खुलो। आधे पल में हातिम का शरीर बदल गया और वह एक विशालकाय योद्धा में परिवर्तित हो गया। तुरंत ही उसने एक ऊंची छलांग लगाई और भारी कदमों से सिंह महल के सामने उतरा। उसके हाथों में थंडर हथौड़े पर बिजली की लपटें चटक रही थीं। एक ही झटके में उसने हथौड़े को हवा में लहराया और कई स्वर्गवीरों तिनकों की तरह दूर उड़ा दिया। कोई भी यहाँ से गुजरने की सोचना भी मत, वरना वह हमेशा के लिए इस दुनिया से गुजर जाएगा। हातिम की आवाज़ बिजली की तरह कड़की, प्रत्येक शब्द में ड्रैगन गॉड की शक्ति की गूंज थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे सिंह महल को एक अभेद्य किले की तरह ढक लिया। इसके बाद बाकी के 7 वॉर गॉड्स भी महल के चारों ओर हवा में खड़े हो गए। एजकांत ने अपनी काली ब्लेड को ऊपर उठाया, जिससे एक घातक ब्लेड ऊर्जा निकल रही थी जो हवा में कोहरे की तरह फैल रही थी। बाकी वॉर गॉड्स ने भी अपनी अपनी शक्ति को उजागर किया। उनकी संयुक्त शक्तियों ने एक विशाल फॉर्मेशन को जन्म दिया जो ड्रैगन क्षेत्र के दरवाजे समेत पूरे सिंह महल को ढक रही थी। ये 8 वॉर गॉड फॉर्मेशन थी और ये पूरी तरह से 8 वॉर गॉड्स के नियंत्रण में थी। ये 8 लोग सिस्टम द्वारा मान्यता प्राप्त थे। उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो आम योद्धाओं के पास कभी नहीं हो सकती थी। अगर ये शक्तियां संयुक्त हो जाती तो यह एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करती थी। इसी वजह से वो ये फॉर्मेशन बना सके। वो जितने शक्तिशाली होंगे उतनी ही शक्तिशाली फॉर्मेशन होगी। हातिम ने अपने हथौड़े को पितृराज की ओर लहराते हुए कहा, अगर तू ड्रैगन क्षेत्र में जाना चाहता है तो तुझे पहले हमसे होकर गुजरना होगा। ड्रैगन क्षेत्र में क्या था ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात साफ थी, अगर पितृराज वहां पहुंचा तो आर्यन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और 8 वॉर गॉड्स ने ठान लिया था कि वे उसे अंदर नहीं जाने देंगे। पितृराज गुस्से में था, वह और इंतजार नहीं कर सकता था। अंदर क्या हो रहा था? क्या ड्रैगन क्षेत्र के सभी गुप्त खजाने आर्यन ने ले लिए थे? उसे नहीं पता था, लेकिन अमर सूत्र किसी भी हालत में उसे चाहिए था। पितृराज ने हातिम को घूरा और बोला, 8 वॉर गॉड है ना, आज मैं तुम्हें 8 मरे हुए भूतों में बदल दूंगा। उसके शब्दों के साथ ही पितृराज की 7वें लेवल की ब्रह्मवीर शक्तियां भयानक रूप से उमड़ी। उसने अपना दायां हाथ हवा में लहराया, जिससे एक काली ऊर्जा की लहर बनी जो पूरे आकाश को अंधेरे में डुबो रही थी। ये लहर सीधे 8 वॉर गॉड फॉर्मेशन के केंद्र से टकराए। फॉर्मेशन की सतह पर एक जोरदार धमाका हुआ। ऊर्जा की लहरें चारों ओर बिखर गई और 8 वॉर गॉड्स के शरीर हल्के से कांप उठे। लेकिन तुरंत हातिम ने अपने थंडर हथौड़े को जमीन में गाड़ दिया। उसकी ड्रैगन गॉड की शक्ति उमड़ पड़ी और एक सुनहरी आभा ने फॉर्मेशन को और शक्तिशाली बना दिया। फिर से हातिम ने गर्जना की। पितृराज की शक्ति को फॉर्मेशन ने न सिर्फ रोका बल्कि उसे पूरी तरह दबा दिया। वहां मौजूद योद्धाओं के चेहरों का रंग उड़ गया। पितृराज जो 9वें स्तर का ब्रह्मवीर था और धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, उसका वार भी इस फॉर्मेशन के सामने एक हल्की सी खरोंच जैसा था। हातिम भाई, तेरी शक्ति तो वाकई कमाल है, गौरांग ने उत्साह से चिल्लाया। उसकी आवाज में गर्व था। पितृराज का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसने दांत पीसे और गर्जा, देखता हूं तुम कुत्तों की यह फॉर्मेशन मेरे कितने हमलों को रोक सकती है। पितृराज ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया। उसकी हथेलियों से एक ज्वालामुखी सी ऊर्जा फटी जो पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी थी। ये एक काले तूफान की तरह थी जो 8 वॉर गॉड फॉर्मेशन को चूर चूर करने के लिए तैयार थी। लेकिन उस पल गौरांग ने आगे कदम बढ़ाया। अब मेरी बारी, उसने जोर से कहा। उसके शरीर से अभेद्य रक्षा शक्तियां उमड़ पड़ी। एक सुनहरी रोशनी ने फॉर्मेशन को ढक लिया। ये रोशनी अभेद्य रक्षा शक्ति से बनी थी जो स्वर्ग को भी चुनौती दे सकती थी। भनन, पितृराज की शक्ति फॉर्मेशन से टकराई, लेकिन फॉर्मेशन जरा भी नहीं हिली। यह एक अटल चट्टान की तरह खड़ी रही। वहां मौजूद सभी योद्धा अवाक रह गए। 2 इतने शक्तिशाली हमले और फिर भी फॉर्मेशन अडिग थी। गौरांग भाई, तुम भी कम नहीं हो, हातिम ने हंसते हुए कहा। गौरांग ने अपना सिर खुजलाया और मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। मेरी अभेद्य शक्ति अजेय है। पितृराज का चेहरा अब लाल नहीं बल्कि पीला पड़ गया था। उसका गुस्सा अब हताशा में बदल रहा था। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारी फॉर्मेशन इतनी मजबूत है। उसी पल उसकी छवियां हवा में एक दूसरे पर ढेर होने लगीं। प्रत्येक छवि एक पूर्ण पितृराज की तरह थी और उनसे निकलने वाली शक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर एक भयंकर तूफान बना रही थी। आखिरी पल में सारी शक्तियां एक विशाल हथेली में बदल गई और फॉर्मेशन पर भारी रूप से गिरी। मेरे लिए टूट, पितृराज ने गर्जना की। लेकिन तभी लूरेज ने शांत स्वर में कहा, अमिताभा। अचानक उसके शरीर से एक काली सफेद चमक फूटी जिसने फॉर्मेशन को ढक लिया।
एक ड्रैगन की गर्जना ने आसमान को हिला दिया और पितृराज की शक्तियों को पूरी तरह निगल लिया जैसे वह कभी थी ही नहीं। पफ, पितृराज ने खून उगल दिया। उसका शरीर पीछे हट रहा था और उसका चेहरा अब गुस्से और हताशा से भरा था। उसने 3 हमले किए मगर तीनों से कुछ नहीं हुआ। उसके हमले जैसे फॉर्मेशन को खुजा रहे थे। पितृराज का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। उसकी नाक से मानो चिंगारियां निकल रही थीं और उसकी आंखों में ठंडी मृत्यु सी चमक थी। उसने 8 वॉरगॉड को एक ऐसी नज़र से घूरा जैसे वो उन्हें अपनी नज़रों से ही नष्ट कर देगा। चंद्रनेत्र ने हल्के से कहा, भाई पितृराज, ये 8 साधारण नहीं हैं। इनकी फॉर्मेशन और शक्ति क्यों ना हम पहले। जरूरत नहीं है। पितृराज ने तुरंत उसकी बात तीखे स्वर में काट दी और कहा, अगर मैं इन 8 का सामना भी नहीं कर सका तो मैं पितृराज अपना गला खुद काट लूंगा। ये सुनकर चंद्रनेत्र दंग रह गया। उसने देखा था कि पितृराज के पिछले 3 हमलों में उसकी पूरी शक्ति थी, वो शक्ति जो पूरी धरती को हिला सकती थी। फिर भी वो फॉर्मेशन अटल रही थी। चंद्रनेत्र के मन में सवाल उठा, अगर यह शक्ति उन्हें नहीं तोड़ सकी तो पितृराज के पास और क्या बचा था। शत्रुघ्न भी बोला, भाई पितृराज, इन 8 में से 4 डार्क वर्ल्ड के विकसित योद्धा हैं और उनका नेतृत्व करने वाला हातिम पहली पीढ़ी का विकसित है। उनकी शक्ति। पितृराज ने उसकी बात भी बीच में काट दी। चाहे वे कितने भी मजबूत हों, मेरे लिए वे बेकार हैं। उसकी आवाज़ में अब तिरस्कार के साथ साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसकी आभा बदल चुकी थी, जैसे वो कोई और ही व्यक्ति बन गया हो। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही थी। उसने 8 वॉरगॉड्स को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जीने का एक आखिरी मौका देता हूँ। घुटने टेक कर माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हातिम ने तुरंत चिल्लाया, बकवास बंद कर, अगर हिम्मत है तो मैं तुझसे डरता नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पितृराज की आकृति धुंधली हो गई। एक पल में वो हवा में गायब हो चुका था। तभी आसमान में एक सतरंगी रोशनी फूटी जैसे कोई देवता स्वयं धरती पर उतर आया हो। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि आसपास के सारे लोगों की आंखें चौंधिया गईं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सतरंगी रोशनी 8 वॉरगॉड फॉर्मेशन से टकराए। भनन, एक जोरदार विस्फोट हुआ और फॉर्मेशन टूटकर बिखर गई जैसे कांच का महल चूर चूर हो गया हो। हातिम का विशाल शरीर भी एक झटके में सैकड़ों फुट दूर उछल गया। उसका थंडर हथौड़ा जमीन में धंस गया। बाकी के 7 वॉरगॉड्स भी इस हमले को सहन न कर सके और 8 अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। और उसी पल पितृराज, जिसके शरीर से वो सतरंगी रोशनी निकल रही थी, 8 आकृतियों में बंट गया। और यह 8 पितृराज 8 वॉरगॉड्स के सिरों पर उतरे जो अभी अभी मलबे में गिरे थे। उन्हें उठने का मौका दिए बिना 8 पितृराज ने अपने पैर उठाए और पूरी ताकत से 8 वॉरगॉड के सिरों पर हमला किया। 8 एक साथ गूंजती आवाज़ों ने आसमान को हिला दिया। सिंह शहर की जमीन कांप उठी जैसे कोई प्रलयंकारी भूकंप आ गया हो। शहर की दीवारें, मकान और प्राचीन मंदिर एक पल में खंडहरों में बदल गए। कई शक्तिशाली योद्धा भी इस हद तक हिल गए कि उनके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। वो इसे सहन नहीं कर सके। इस तरह की शक्ति धरती पर पहले कभी नहीं देखी गई थी। पितृराज ने मलबे में पड़े 8 वॉरगॉड्स को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आवाज़ बर्फ सी सर्द थी, तुम मेरे साथ घमंड करना चाहते थे। चाहे तुम 10,000 भी होते तब भी मुझे रोकने के लिए काफ़ी नहीं थे। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। अब नरक में जाओ। उसके शब्दों के साथ उसकी सतरंगी शक्तियां फिर से फटी और उसके पैरों में 10,000 टन का बल समा गया। उसने पैर उठाए और पूरी ताकत से 8 वॉरगॉड्स के सीनों पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और एक प्रलयंकारी शक्ति लहर लाखों मील में फैल गई। केवल पितृराज के अनुयायियों को छोड़कर बाकी सारी जीवित चीजें, चाहे इंसान हो या फिर दरिंदे परिंदे, सब एक पल में मिट्टी में मिल गए। लाखों मील का इलाका एक कब्रिस्तान बन चुका था। पितृराज के पैरों के नीचे 8 वॉरगॉड्स मृत पड़े थे। उनके शरीर बाहरी रूप से घायल नहीं दिख रहे थे लेकिन उनकी आत्माएं और चेतना पूरी तरह चूर चूर हो चुकी थीं। उनकी मृत्यु बेहद दयनीय थी। उस पल उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया था लेकिन पितृराज के शरीर से निकली शक्ति का सामना करने में वह पूरी तरह असमर्थ थे। ये शक्ति उनकी सहन शक्ति की सीमा से परे थी, यहाँ तक कि गौरांग की पुनर्जनन अभेद्य शक्ति भी बेकार हो गई थी। पितृराज खंडहरों से बाहर निकला। उसका लबादा हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी थीं और चेहरा भावहीन। उसके कदमों की आवाज़ मलबे पर गूंज रही थी और प्रत्येक कदम के साथ योद्धाओं के दिल और तेजी से धड़क रहे थे। कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि एक नज़र में ही उनकी आत्मा जल जाएगी। चंद्रनेत्र का दिल सिकुड़ गया। वह मन ही मन सोच रहा था, ये शक्ति धरती की नहीं हो सकती। क्या पितृराज ने ऊपरी लोक की शक्तियां हासिल कर ली हैं? नहीं, ये असंभव है। वो तो मेरे साथ 1 साल पहले ही ब्रह्मवीर बना था, फिर कैसे ब्रह्मवीर स्तर को पार कर सकता है? शायद उसने कोई गुप्त तुरुप का पत्ता छिपा रखा है। शत्रुघ्न की आंखों में भी अब सम्मान और डर मिश्रित था। वो उसे पहले की तरह देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पितृराज उनके पास आया और बोला, अगर तुम ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना हासिल कर लो तो तुम भी वो शक्ति प्राप्त कर सकते हो जो मैंने अभी इस्तेमाल की।
चंद्रनेत्र ने सावधानी से पूछा, भाई पितृराज, अभी की वो शक्ति? पितृराज के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। यह ऊपरी लोक के योद्धाओं की शक्ति है। अगर तुम ड्रैगन क्षेत्र का खजाना पा लोगे तो तुम भी इसे हासिल कर सकते हो। मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, ऐसा मत कहना। ऊपरी लोक के योद्धाओं की शक्ति? वाकई उसने अभी जो शक्ति इस्तेमाल की थी वो एक उच्च स्तरीय लोक की ही हो सकती थी। अब ये खतरनाक शक्ति पितृराज को कैसे मिली, किसने दी या कौन से लोक की थी, ये किसी को नहीं पता और ना उसने इस बारे में किसी को बताया। थोड़ी देर बाद योद्धाओं में उत्साह का ज्वार उमड़ पड़ा। वे सब ड्रैगन क्षेत्र के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े, ये सोचकर कि शायद वे भी वह शक्ति हासिल कर सकते हैं। पितृराज के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। आर्यन, तेरे 8 वॉरगॉड नर्क में चले गए, अब तेरी बारी है। हा, तू मेरे साथ लड़ना चाहता था, हफ तुझमें वो काबिलियत भी नहीं है। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। ड्रैगन क्षेत्र के दरवाजे को देखते हुए उसने उत्साह से एक कदम आगे बढ़ाया और मन में बोला, ड्रैगन क्षेत्र का गुप्त खजाना सिर्फ मेरा है। तूने सोच लिया है, ये तेरी आखिरी इच्छा है। एक बार जब मैं इसे पूरा कर दूंगा तेरी आत्मा मेरी होगी। तुझे पता है कि तेरी आत्मा का मूल्य क्या है? मृत्युलोक में मृत्युदूत हल्के से बोला। उसके कंधे पर हंसिया चमक रही थी जिसके पास 8 गोले तैर रहे थे। यह 8 वॉर गॉड्स की आत्माएं थी। आलोक सिंह बहुत शांत था, वो पहले कभी इतना शांत नहीं रहा था। वो अच्छे से जानता था कि उसकी आत्मा का मूल्य क्या था और वो जानता था कि उसकी पत्नी की आत्मा का मूल्य क्या था। उन दोनों की आत्माएं बेहद खास थी, लेकिन उसने अभी सिंह साम्राज्य में हुई हर चीज को देखा था। अब वो एक बात को और निश्चित था, उसकी पत्नी को निश्चित रूप से पितृराज ने पकड़ लिया था और उसे बुलाने के लिए इस्तेमाल किया था। आलोक सिंह ने सिर हिलाया और बोला, मैंने सोच लिया है, मैं चाहता हूं कि तू उन्हें फिर से जिंदा कर। यह मेरी आखिरी इच्छा है। मृत्युदूत खुशी से मुस्कुराया, जैसे कि उसे वो चीज मिल गई हो जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था। ठीक है, तेरी आखिरी इच्छा के रूप में मैं उन्हें कुछ खास दूंगा, मैं उन्हें और शक्तिशाली बनाऊंगा। ड्रैगन क्षेत्र एक ऐसी दुनिया थी जो मानो वक्त और अंतरिक्ष से परे थी। जैसे ही आर्यन ने इसके द्वार को पार किया वह सामने के दृश्यों से स्तब्ध रह गया। चारों ओर के जंगलों और पर्वतों के अलावा जो चीज सबसे हैरानकुंज थी वो थे एक कतार में खड़े सैकड़ों विशाल ड्रैगन स्तंभ, जिनकी नक्काशी इतनी जीवंत थी कि वे जिंदा ड्रैगन प्रतीत होते थे। प्रत्येक स्तंभ अपने आप में एक अलग ड्रैगन था, कुछ अपनी पूंछ लपेटे हुए, कुछ अपने पंख फैलाए हुए और कुछ आग उगलते हुए। इसके अलावा हवा में एक शुद्ध ड्रैगन ऊर्जा तैर रही थी जो पवित्र और अजेय थी। यह ऊर्जा इतनी गहरी थी कि आर्यन के शरीर में एक हल्की सिहरन दौड़ गई। यह ऊर्जा न केवल शक्तिशाली थी बल्कि इसमें एक अलग सा आकर्षण भी था जो हर जीव को अपनी ओर खींच रहा था। हाँ, आखिरकार हम ड्रैगन क्षेत्र पहुंच गए। पूरे 60 लाख साल बाद मुझे अपने घर की खुशबू मिली। नील ड्रैगन की आवाज उत्साह से भरी थी। उसने गहरी सांस ली जैसे वह इस हवा में बसी प्राचीन यादों को फिर से जी रहा हो। बाकी ड्रैगन भी उसी उत्साह में डूबे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं जैसे वे इस क्षेत्र की ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहे हों। नील ड्रैगन ने आर्यन से कहा, मास्टर वहां देखो। उसने दूर पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया जहां एक भव्य ड्रैगन महल खड़ा था। वो ड्रैगन महल है, वही ड्रैगन पंजा छिपा है और ड्रैगनों के सारे रहस्य भी वही हैं। जब तुम वहां पहुंचोगे तो सब जान जाओगे। आर्यन ने दूर पहाड़ की चोटी पर खड़े उस भव्य महल को देखा और हल्के से सिर हिलाया। मैं समझ गया, तो चलो ड्रैगन महल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आर्यन ने पहला कदम बढ़ाया हवा में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी। एक विशाल आभा ने पूरे इलाके को दबाव में ले लिया जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन क्षेत्र में कदम रखने की? आवाज इतनी गहरी और भयावह थी कि जमीन हिल उठी। जल्दी निकल जाओ वरना मेरी बेरहमी का दोष मत देना। पास के एक ड्रैगन स्तंभ से एक भयानक ड्रैगन प्रकट हुआ। उसका शरीर आइस फायर ड्रैगन से मिलता जुलता था पर उसकी आभा कहीं ज्यादा प्रचंड थी। उसकी चमकती नीली आंखें गुस्से और तिरस्कार से आर्यन और बाकियों को एकटक घूर रही थी। आर्यन ने उस ड्रैगन को ठंडी नजरों से देखा। नील ड्रैगन, क्या तुम इसे सुलझाना चाहोगे? नील ड्रैगन ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। मास्टर, ये तुम्हारा रास्ता है, हमें तुम्हारी जगह नहीं लेनी चाहिए। ड्रैगन क्षेत्र तुम्हें परख रहा है तो तुम्हें इसे खुद साबित करना होगा। खुद? आर्यन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। पलक झपकते ही आर्यन उस ड्रैगन के सामने प्रकट हुआ। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि हवा में एक ध्वनि विस्फोट हुआ। उसने ड्रैगन को घूरते हुए कहा, मैं तुझे जीने का एक मौका देता हूँ, मेरे रास्ते से हट जा। ड्रैगन का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोरदार गर्जना की, छोटे बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि ड्रैगन क्षेत्र में मेरे सामने घमंड करे। लेकिन आर्यन ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने वज्र वानर की शक्तियों को अपने हाथ में इकट्ठा किया और सीधे ड्रैगन की ठुड्डी पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। एक ही मुक्के में वो ड्रैगन जमीन पर धूल चाटने लगा और गहरा गड्ढा बना दिया। आर्यन नीचे उतरा और उसके सिर पर पैर रखते हुए बोला, अब बता कौन है बदमाश? ड्रैगन की आंखों में अविश्वास और गुस्सा था। उसने गरजते हुए कहा, मूर्ख इंसान,
क्या तुझे पता है कि यह जगह क्या है? अगर तू यहाँ घमंड करेगा तो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, आर्यन की शक्ति फिर से फटी। उसने अपने बाएं हाथ से एक और प्रचंड मुक्का जड़ा। भनन, ड्रैगन का सिर चूर चूर हो गया और उसका शरीर धूल में मिल गया। बधाई हो आर्यन, 2 पंखी ड्रैगन को मारने के लिए तुम्हें 200 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स, 20 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य प्राप्त हुआ है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें 2 पंखी त्रिशूल प्राप्त हुआ है। बधाई हो आर्यन। सिस्टम की आवाज़ें गूंज रही थीं और आर्यन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। इतने एक्सपी पॉइंट्स, इतने तो किसी ब्रह्मवीर से भी नहीं मिलते। वास्तव में ये ड्रैगन क्षेत्र मेरे लिए एक्सपी का स्वर्ग है। आर्यन की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मारते हुए आगे बढ़ो, उसने जोश में कहा। हातिम गौरान, तुम दोनों रास्ता खोलो। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसका दिल डूब गया। आरू जो पास खड़ी थी ने धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई हातिम भाई, गौरान भाई और बाकी अभी तक ड्रैगन क्षेत्र में नहीं पहुंचे। और उसकी आवाज में एक भारीपन था, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हो लेकिन रुक गई। आर्यन ड्रैगन क्षेत्र को देखकर इतना खुश हो गया था कि वो लगभग भूल ही गया था उसके 8 वॉरगॉड्स अभी तक बाहर ही थे। आरू के पास भविष्य दृष्टा शक्ति थी, वो उनका भविष्य देख सकती थी। लेकिन आर्यन ये पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके भाइयों के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। आरू, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने भाइयों को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अगर वे नरक में भी चले गए तो मैं उन्हें एक एक करके वापस खींच लूंगा। आरू की आंखें आंसुओं से चमक उठीं। वो कुछ बताना तो चाहती थी मगर चुप रही। उसका चेहरा भावनाओं से भरा था। तभी वज्रनाथ सिंह और नंदीश पास आए। वज्रनाथ सिंह ने पूछा, छोटू, ये जगह असल में क्या है? दादाजी, आर्यन ने जवाब दिया, ये ड्रैगन क्षेत्र है जहाँ कभी ड्रैगन राज करते थे। नंदीश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, छोटू, जैसे ही हमने यहाँ कदम रखा हमारी सारी शक्तियाँ जैसे गायब हो गईं। हमारे शरीर में ड्रैगन ब्लड भी सक्रिय नहीं हो रहा। वज्रनाथ सिंह ने जोड़ा, क्या इसका ड्रैगनों से कोई लेना हो सकता है? शुरू में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आर्यन चिंता करे। अब जब आर्यन ने सभी ड्रैगनों को मारते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया था, वो इसे और नहीं छुपा सके। वो भी आर्यन के साथ लड़ना चाहते थे, पर ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उनके शरीर की सारी शक्ति गायब हो गई थी। वो जैसे साधारण इंसान बन गए थे। केवल वो ही नहीं, सभी 8000 से अधिक सिंह योद्धा अपनी शक्तियां खो चुके थे। उनकी ड्रैगन ब्लड शक्ति, मूल शक्ति और तकनीकें सब कहीं गायब सी हो गई थीं। आर्यन ने रूबी और मेघा की ओर देखा। तुम्हारी शक्तियों का क्या? रूबी ने कहा, मेरी शक्तियां पूरी तरह ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। मेघा ने भी सिर हिलाया, मेरी भी वही स्थिति है। आर्यन ने भौहें सिकुड़ी और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि ये केवल उन लोगों पर असर कर रहा है जिनके शरीर में ड्रैगन ब्लड है। मेरे शरीर में पहले ड्रैगन ब्लड था, पर बाद में इसे कर्सर ब्लड लाइन ने निगल लिया, तो शायद इसलिए मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ड्रैगन महल की ओर देखा, जो अब धुंध में और स्पष्ट दिख रहा था। ड्रैगन सिंह वंश, आखिर तुम लोग कौन से रहस्य छिपा रहे हो? उसने बुदबुदाया, रहस्य और करीब आ रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि ड्रैगनों का गुप्त खजाना आखिर है क्या। उसने अपने साथियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, दादाजी चाचा, मैं इस रास्ते को अकेले चलूंगा, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। ये ड्रैगन महल का रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो ड्रैगनों की वापसी और आर्यन के उत्थान का प्रतीक था। उसे यह रास्ता अकेले चलना था। आर्यन ने सिर उठाया और ड्रैगन महल की ओर एक कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने 10 कदम पूरे किए, एक और ड्रैगन स्तंभ कांप उठा। एक और ड्रैगन प्रकट हुआ। इस बार उसका शरीर सुनहरे रंग का था और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसकी दहाड़ ने हवा को चीर दिया। आर्यन ने अपने दाहिने हाथ में स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी और बाएं हाथ में ड्रैगन स्लेयर को पकड़ा। उसकी आंखें एक क्रूर सम्राट की तरह ठंडी और निश्चयी थीं। उसने जोर से दहाड़ा, आ जाओ। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसने ड्रैगन स्लेयर को हवा में हिलाया और एक काली ऊर्जा की लहर ड्रैगन की ओर बढ़ी। टन्नन ब्लेड ड्रैगन के शल्कों से टकराए और चारों ओर चिंगारियां उड़ गईं। लेकिन इस ड्रैगन की रक्षा शक्ति पिछले वाले से कहीं अधिक मजबूत थी। ब्लेड केवल कुछ शल्कों को खरोंच पाए और ड्रैगन ने क्रोधित गर्जना की। मास्टर स्नो वाइट, जो आर्यन के पीछे था, ने चिल्लाकर चेतावनी दी, वो आ रहा है। ड्रैगन का विशाल शरीर हवा में पलटा और उसने अपनी पूंछ को एक चाबुक की तरह लहराया। पूंछ से निकली ऊर्जा एक लाल तूफान की तरह थी जो आर्यन की ओर बढ़ी। हालांकि आर्यन ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने सही वक्त पर उछाल भरी और ड्रैगन के सिर के ठीक ऊपर जा पहुंचा और बोला, चाहे तेरी रक्षा शक्ति कितनी भी मजबूत हो, तुझे मेरे सामने घुटने टेकने ही होंगे। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर एक काले साए की तरह चमका और सीधा ड्रैगन की खोपड़ी को भेदते हुए गहराई तक धंस गया। खट खून का एक फव्वारा हवा में उछला और ड्रैगन की गर्जना दर्द भरी चीख में बदल गई। उसका विशाल शरीर जमीन पर लुढ़कने लगा, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। आर्यन ने मौके को नहीं छोड़ा। उसने ब्लेड के हत्थे पर एक जोरदार मुक्का मारा और गर्जा नीचे गिर।
ब्लेड पूरी तरह ड्रैगन के सिर में धंस गई और उसका भेजा चूर चूर हो गया, और कुछ ही पलों में उसका शरीर सिकुड़ता हुआ राख की तरह गायब हो गया। बधाई हो आर्यन, 2 पंखी ड्रैगन को मारने पर तुम्हें 210 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स, 20 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य प्राप्त हुआ है। बधाई हो।